सर तो इसमें अच्छे से सच्चाई से सारी बातें जरूर सब सच्चाई बात। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप लोग सेलेक्ट होने के बाद कुछ और बातें होती हैं। ये तो फील किया ये तो मैंने बहुत ज्यादा किया और मेरे को पता था अगर कभी मैं बनूं तो ऑनेस्टली बोला बहुत जरूरी है चीजों के बारे में। From a very good college, IIT Bombay, and then they started preparing, assuming that they will crack in first second. And as the luck would have it, UPSC is a great leveler. All of us know that. I want to explore the life in the background of a UPSC aspirant who is going through ups and downs. ट्रेन में भी घूमते हो तो IIT का टी-शर्ट पहन के घूमते हो। मैं अक्सर डीएनए से होता था आप लोग का हाउस पे, तो वो भी मैं देखता था। मुझे लगता था यार करंट में इतनी सारी चीजें चल रही है, तो थॉट प्रोसेस भी देखते हैं। हाँ, वहाँ पे आई थिंक हमारी थोड़ी मिस्टेक थी कि हम बहुत ज्यादा टॉपर से इन्फ्लुएंस हो गए। बहुत था हमने कि वही हो रहा था, प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस रेडी हो नहीं पा रहे और नेक्स्ट प्रीलिम्स आ जा रहा है। एकदम डिसअपॉइंटेड देखा है कि सानिया मेंस दूधी की नहीं। खुशी हो गया, फिर तुम जोश में यार प्रीलिम्स तो देना, इस बार अच्छे से देंगे। ऑब्वियसली थोड़ा ब्लंडर हो गया सी साइड वाला, तो फिर वो नहीं निकला कि स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स। यस जिसमें मेरा रिकमेंडेशन था स्टैटिक। बिल्कुल सर, स्टैटिक ही है। सर स्टैटिक ही गेम चेंजर है। चेकआउट कि हिस्ट्री में हमें अब ये समझ आया, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कुछ भी ले लो, और आर्ट एंड कल्चर भी, हम 7-9 टॉपर्स हैं, आप उनके नोट्स उठाओ और सबके नोट्स का कंपाइलेशन करो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम हाँ यस। तो आप लोग के नोट्स कहाँ हैं? रहती है सिम्बर्स चाहिए तो मतलब एक पॉडकास्ट 5 साल बाद फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि 5 साल। Hello and welcome to the podcast. In the series of videos where we are interacting with the toppers, today I have a very special guest. Special not only because I have known them for years, but special also because their journey is very unique. इनकी जर्नी इसलिए भी अलग है क्योंकि they started out from a very good college, IIT Bombay, and then they started preparing, assuming that they will crack in first second. And as the luck would have it, UPSC is a great leveler, all of us know that. And UPSC, being an unpredictable service commission, has put these two people through unimaginable ups and downs. होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग after success, they discuss their journey. The journey and the discussion is centered around क्या किताबें पढ़ी, टेस्ट सीरीज कौन सी की. I want to explore the life in the background of a UPSC aspirant who is going through ups and downs. क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा इमोशनल अपहीवल होता है, इतने साइन कर्व होता है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाना चाहिए कि जब भी कोई प्रॉब्लम में जाए तो वो आके यहाँ पे देखे कि यार ये लोग सिलेक्टेड है दोनों. एंड एट दिस पॉइंट दे वर लुकिंग फॉर जॉब इन बैंगलोर. यस. और उसके 2 महीने बाद IPS. So you can see that how unpredictable this is, that you don't know that you're going to be in the final PDF and you have decided to leave this behind. So welcome to the podcast and many congratulations. Thank you sir. So बहुत ही अच्छा हमेशा रहा है इंटरेक्ट करके. आज तो मतलब बहुत ही मज़ा आया बात करके. तो अब पॉडकास्ट शुरू करते हैं. तो शशांक और सानिया, कहानी शुरू होती है IIT बॉम्बे में. IIT बॉम्बे के अभ्युदय में. Yes sir. Abhyuday. That is the first recollection of you two together. Yeah. Yes sir. What was the story about? तो बताइए. तो सर अभ्युदय सोशल बॉडी थी. तब हमारे IIT बॉम्बे में बहुत होता था कि POR लेनी है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Right. तो तब इंटरव्यूज होते थे, उसके बाद में सीवी ने दिखाना होगा कि ये भी ये है. तो दोनों की अलग अलग ड्राइव्स थी ज्वाइन करने की. पर हाँ, वहाँ सर हम मिले थे और हम लोग को मैनेजर्स थे. उसके अंदर भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हम हमारे कैंपेन्स डिपार्टमेंट में थे. हाँ, को मैनेजर्स थे और हम करियर काउंसलिंग सेशंस, ऑर्फनेज. This was the second way. दिस वाज इन थर्ड ईयर. Third year first semester. Third year first semester. Fifth semester. इसी के तो सेकंड ईयर लास्ट सेमेस्टर में हम लोग अभ्युदय की टीम बन जाती है. तो वो थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से काम करना स्टार्ट करती है. हाँ. तो हम लोग मिल गए थे सेकंड ईयर लास्ट सेमेस्टर. Before which you did not have any idea of the other person's existence. राइट. नो आइडिया सर. Right on? और मेरा तो सर जब मैं पहली बार मिला था तो ऐसा होता है कि अभ्युदय में एक ऑल टीम मीट होती है सबसे पहले. तो वहाँ पे सभी बच्चे जो न्यूली अभी सेलेक्ट हुए रहते हैं वहाँ पर, तो वो एक जगह मिलते हैं. तो मैं सबसे पहले उससे मिला था, हाय क्या. तो मेरे को लगा भाई ये बंदे तो काफी रूट लगे.
काफी मतलब स्ट्रिक्ट लगती थी कर पहले स्टार्स में, और ये मेरी को मैनेजर थी, तो मुझे लगा कि यार पता नहीं अब कैसे एक्सपीरियंस परेशान भी आएगा, कैसा रहेगा मेरे एक साल अब आगे तो क्योंकि सब चीज आपने मैनेज करनी है। पूरा वहां से टीम वर्क स्टार्ट हो गया था सिल्वेस्टर में। तो भाई मतलब साजिश तो नहीं है तुम्हारी कि मतलब वो बस एक साल अच्छा से निकल जाए, कि इनिशियली मोर देन दैट तो प्लान कि भाई ये कर लेते हैं तो कुछ ये फिर बाद में इवेंचुअली फंसी गए तो नाइस। तो मतलब कैसे धीरे धीरे जब एसोसिएशन शुरू होता है तो ऑब्वियसली बात है कि एसोसिएशन जब शुरू होगा तब तो यूपीएससी का कोई नो कंसर्न, नो नथिंग, जस्ट एंजॉयिंग द कॉलेज लाइफ। बस एंजॉयिंग द कॉलेज लाइफ, और हमारे जो काम था अभ्युदय का उसको सही से करना है, वही था हमारा गोल था। बट वही ऑब्वियसली जब साथ पे रहते हैं तो फिर धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। और हम लोग बहुत एक्चुअली हमारे साथ ऐसा था क्योंकि हमारा एक कैंपेन्स डिपार्टमेंट था, तो हमें बाहर लिटरली हमें स्कूल जाना पड़ता था, और कोई स्लम में आउटरीच करके स्लम में स्कूल्स में हमें अप्रोच करना पड़ता था। हम जा जाकर एक एक हेडमास्टर से मिलते थे कि मैम या सर हम आपकी स्कूल में एक करियर काउंसलिंग इनिशिएटिव करना चाहते हैं, क्या आप हमें परमिशन देंगे? तो हम लोग ये डिसाइड करते थे कहाँ जा सकते, तो हमारे आसपास कुछ कुछ स्लम्स एरिया थे जहाँ हम जाते थे, तो वहां पर हम दोनों ही जाते थे। तो वहां पर हम लोग बहुत सारे आई थिंक वहां पे धीरे धीरे करके, और अभी तक दिन को लगता है लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, डेली स्कूलों में जा रहे हैं, और वो भी बहुत तरह इसको ये लगता जरूर था कि भाई इन लोग की ज्यादा मजे करे, होंदा ये बैठे रहते हैं, ये लोग जाते रहते हैं अलग अलग जगह, इनकी अलग ड्यू चल रही है। तो वहां से फिर जैसे आईआईटी बॉम्बे में या किसी भी आईआईटी में हर तरह की स्ट्रीम्स के लोग होते हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि मतलब इट्स अ लॉन्च पैड फॉर कॉमेडियन, एंटरप्रेन्योर्स, सोशल एक्टिविज्म, लगभग हर तरह की चीज हो रही है। सो हर तरह का नीश जो है इट गेट्स आइडेंटिफाइड बाय सेकंड और थर्ड ईयर। सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट यूपीएससी इज समथिंग दैट यू विल टेक सीरियसली, और मतलब कब ये शुरू हुआ कि नहीं यार ये तो हमें अब यही करना है? ये तो सर मेरा एक्चुअली था शुरू से कि नाना आईपीएस में थे, तो मुझे फैसिनेशन था शुरू से, बचपन से। हाँ, कि मतलब नाना बचपन से कहते थे कि ये तो इंटेलिजेंट बेटा है, ये आईपीएस बनेगी। तो मेरे को तो अच्छा, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे कुछ अच्छा करना है तो मुझे ये बनना है। और ये भी होता है कि मतलब ये बन के ही मैं प्रूव कर पाऊंगी कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। ये तो होता ही है सर, आई थिंक मतलब शायद वो सबको हर फैमिली में, हर सोसाइटी में सेट हो जाता है, सेट हो जाता है कि वैलिडेशन वो अचीव करके ही मिलेगा। ऐसा हाँ, थोड़ा होता है सर, वो डेफिनेटली होता है। तो आईआईटी बॉम्बे के बाद भी वो था ही मेरे को कि एक बार तो मैं करूंगी अच्छे से। फिर ऑब्वियसली हम उसको जस्टिफाई करने के 50 रीजन बना देते हैं कि ये भी अच्छी चीज है, उस जॉब में सर्व कर पाएंगे सब कुछ। मतलब तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड शुरू से इवन बिफोर यू एंटर्ड इनटू आईआईटी? हाँ था सर, तब भी था। और उसके बाद फिर पर प्लेसमेंट इंटर्न की तो प्री प्लेसमेंट ऑफर लग गया, तो फिर लगा कि नहीं, एक सेफ साइड होने के लिए प्लेसमेंट तो ले लेते। प्लेसमेंट लिया, तब मुझे लगता है मैंने शशांक का दिमाग भरना स्टार्ट किया कि ये अच्छा आइडिया है, ऐसे कर सकते हैं कुछ, तो इसको भी कन्विंसिंग लगने लग गया। पहले से शशांक के दिमाग में चल ही रहा था ये बात। ऐसा तो मेरी साइड की स्टोरी ऐसी थी सर कि मेरे को ये तक सबसे पहले आईआईटी क्रैक किया, तो वही वैलिडेशन मिल गया सोसाइटी में या फैमिली में कहीं ना कहीं कि मेरे और हमारे फैमिली में कोई था नहीं। हर जगह है तुम, हाँ, ट्रेन में भी घूमते हो तो आईआईटी का टी शर्ट पहन के घूमते हो। आईआईटी भी शौक, थोड़ा शौक तो हो जाता है, बट हाँ मतलब ये चीज तो था। फिर उसके बाद सर मैं जब कॉलेज आ गया तो ऐसा कुछ नहीं रहा मेरे दिमाग में। आई थिंक एक पॉइंट के बाद मेरा ऐसा भी था कि गवर्नमेंट में जाना भी है कि नहीं जाना है। लाइक वही वाला एक रीजन तो हमेशा रहता है कि भाई पॉलिटिशियंस रहते हैं तो के अंडर आपको काम करना है, क्या कितना आप सही हो, आपको करने का मन भी है कि नहीं है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर। जब एस्पिरेंट्स लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले उनका कंसर्न ये होता है कि मंत्री को मना कैसे करूंगा। यस सर, करेक्ट सर। ऐसा होते हैं बच्चे आते हैं कि सर मेरा मन नहीं लग रहा, क्यों नहीं मन लग रहा, क्योंकि सर फिर ना वो पॉलिटिकल प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे। मैंने कहा भाई तेरा 3 बार से प्रीलिम्स नहीं देता है, पहले वो निकाल ले, रे पारुड़िया मेरे से एक लाइन। तो वो था सर मेरे को कि भाई करना भी है कि नहीं करना है, वो सबसे पहले क्वेश्चन ही था मेरे दिमाग में। बट ये तो था मेरे नाना जी और मेरे मामा जी को बहुत ज्यादा फैसिनेशन है अभी भी। मतलब वो अभी जब तक रिजल्ट नहीं आया वो हमेशा कॉल करके पूछते थे, अरे क्या हुआ अभी इस बार क्या हुआ, ये क्या हुआ। मेरे पापा को इतना नहीं था, मेरे पापा चाहते थे कि अगर तू एमबीए भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ। बट तो आप लोग के नाना जी कॉमन लिंक, दोनों के नाना जी, दोनों मिले अभी तक? नाना जी तो नहीं मिले, पापा लेकिन मतलब नाना जी तो दे बोथ आर हियर, बड़ी तो मिलेगी जल्दी। नाइस। तो फिर एक जैसे क्या होता है कि जब यूपीएससी की जर्नी में
एक मैं ये चीज देखता हूँ कि जिनके पास ऑप्शंस होते हैं, पीपल हु कम फ्रॉम गुड प्लेसेस, यस तो उनकी लाइफ में ऑब्वियसली बात है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, देयर इज बाउंड टू बी कंफ्यूजन तो होना ही है। बहुत ज्यादा है। अब जैसे कंफ्यूजन ये है कि जनरली यू कम फ्रॉम IIT, यू विल हैव अ गुड पैकेज, करेक्ट। एंड ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, सो एक फिक्स्ड इनकम, मनी तो सबसे मेन। उसको लात मारना और फिर रिस्क लेना, तो you mentioned both of you obviously had pre-placement offer, और उस टाइम मेरा नहीं था सर, प्लेसमेंट थी। मेरा नहीं था, मैंने प्लेसमेंट किया था, बट जॉब थी मेरे पास, जॉब थी, हाँ सिक्योर जॉब थी। एंड देन यू डिसाइडेड कि अभी यूपीएससी को थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं। हाँ अभी उस समय 2019 के टाइम पे तो ऐसा दिमाग में नहीं था कि अभी कर रहे हैं, एक साल जॉब देख करते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। वो एक इंक्यूबेशन पीरियड था। हाँ इंक्यूबेशन पीरियड था, और कहीं ना कहीं वो कोरोना एक तो बहुत मेजर रीजन है कोविड के टाइम पे, कि आई थिंक, और जो जॉब में मोनोटनी आ गई थी, वो 2 रीजन थे मुझे लगता है, इसी कारण मेरे को लगने लगा कि अब आई थिंक। और कभी इनिशियली ये थॉट भी था क्या कि जॉब के साथ प्रिपेयर करेंगे? नहीं सोचा था सर, ये और अच्छा ये बात नहीं सोचा था। हाँ मैं मेजर ये था कि आई थिंक वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। नो, एक साल जॉब, एक साल चलेगा, एक साल बात करेंगे और क्या, तो एक साल बाद और एक साल ब्रेक। हाँ IIT बॉम्बे का टैग है, और सभी बोलते थे कि भाई 1-2 साल तो तू आराम से कर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और पेरेंट्स के साइड से प्रेशर नहीं था, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, तो उनका तो हमेशा था कि ठीक है, वो फाइनेंशियल, आई थिंक यूपीएससी में सबसे मेजर चीज है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक ये प्लान बी वाली चीज हमेशा होनी ही चाहिए। और मैंने एंटर करने के पहले, जब मैं करा भी था एंटर, तब मेरे दिमाग में यही था कि मैं 3 ही अटेम्प्ट दूंगा, क्योंकि आप ज्यादा अटेम्प्ट दोगे तो पहले फिक्स रहना चाहिए आपको कि आप इतना अटेम्प्ट देने वाले हो तो इतनी मेहनत करोगे। आप घुस गए और सोच रहे हो कि 5 साल तक आप दे रहे हो, मतलब सबके अपने अपने, मतलब आपको रिजल्ट से पहले अपना एक डेडलाइन सेट करना, डेडलाइन सेट करना पड़ेगा, तभी आप इतनी मेहनत पुट करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट से। एग्जिट प्लान पहले होना, एग्जिट प्लान होता है, फिर वो आपको बॉदर नहीं करेगा जब आपको स्ट्रेस आएगा। करेक्ट सर, तो वो चीज तो था मेरा। तो बेसिकली इंडिया की जो कॉर्पोरेट मजदूरी है, एक तरीके से उसने वो फाइनल पुश दिया कि यार ये तो हम नहीं कर सकते जिंदगी में। अभी तो हाँ कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं, एज भी थी, टाइम भी है, फिर गर्मी भी लग गई थी, तो मेरी भी ऐसे लगने लग गई थी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यूपीएससी की बात पे यही है, जो आप पढ़ना शुरू करते हो ना, तो वो जो रस आता है जी, लोग मस्त करते हैं सारा अब। अच्छा जो लर्निंग का कितना शार्प होता है। यही चीज अगर थी सर, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, मेरे को मजा आया 2 महीने, और तीसरे महीने वो वही काम कर रहा था, कुछ नया नहीं सीख रहा था मैं, बट मैं ज्योग्राफी उठाया, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया, मैं बोला यार ये तो बहुत सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ। मैं सर डीएनए से होता था आप लोग का राउस पे, तो वो भी मैं देखता था, मुझे लगता था यार करंट में इतनी सारी चीजें चल रही है। उस समय सबरीमाला टेम्पल के बारे में पढ़ सुन रहा था मैं, तो मेरे को नहीं पता था उसके बारे में पीछे क्या बैकग्राउंड है। और आप, हम लोग तो साइंस वाले बैकग्राउंड वाले, तो हम लोग तो ह्यूमैनिटीज के पर्सपेक्टिव से एकदम ही अनअवेयर है, तो हम लोग के लिए तो एकदम ऐसा लगता है कि जूझ जा रहा है दिमाग में, इतना ये भी हो सकता है, हो सकता है ऐसा। अभी तक इतने सारे टाइम तक हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं, बस आने का नैरो सा एक वो है, बहुत नैरो, करेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लाइफ में चल क्या रहा है, दुनिया में हो क्या रहा है। आपको ज्योग्राफी पढ़े, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, ज्योग्राफी कंसेप्चुअल भी होता है, तो अच्छा ये ऐसे हो रहा है। साइंस आपको ज्योग्राफी बहुत नेचुरली आता भी है, हाँ इट फील्स वेरी नेचुरल। करेक्ट, क्योंकि कंसेप्चुअल होता है, माउंटेन्स बन कैसे रहे, उसका रीजन है कुछ, कैसे क्लाउड्स बन रहे, सबका रीजन है कुछ। जब पहली बार पता चलता है कि अच्छा प्लेट नीचे जाती है, ऐसा तो हाँ सर, सब चीज सर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है मतलब। राइट, तो वो एक अलग से, तो मतलब होता है जिज्ञासु लोग हो तो फिर वो अपने आप नेचुरली पढ़ने में मजा आता है, लेकिन उसी में कई लोग गलती करते हैं कि वो लोग बहुत अंदर चले जाते हैं पैर पे ऊपर, तो एट सम पॉइंट वी आल्सो हैव टू कंटेन कि भाई वो डिफरेंशिएट करना एग्जाम, क्योंकि एग्जाम निकालना अलग चीज है और नॉलेज गैदर नॉलेज अलग चीज है। सही है। तो फिर कोविड हुआ, और कोविड के बाद मतलब वर्क फ्रॉम होम हो गया, हाँ, और फिर पढ़ाई धीरे चालू हुई। यस हाँ, तब चालू कर ली थी, तब फिर हमने 1-2 महीने और जॉब करी, साथ साथ पढ़ाई भी करते, फिर छोड़ी। फाइनली हम लोग क्विट कर दिया। तो मतलब वो मोमेंट कैसे आया कि वो कॉन्फिडेंस से आया, या वो इस चीज से आया कि यार जॉब में 5-6 घंटे तो जा ही रहे हैं, तो वो दैट्स अ कॉम्प्रोमाइज ऑन यूपीएससी, तो व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड फाइनली लेटिंग इट गो, क्योंकि आप कंटिन्यू तो कर ही सकते थे। करेक्ट सर। वैसे पर आज जा ही रहे थे सर, हमें पता था कि हमारा तो तब वही था कि पहले अटेम्प्ट में निकाल, तो वो कैसे होगा जॉब के साथ? जॉब के साथ भी भाई मैं सारा कर दिया, तो तो छोड़ रहे हो, अच्छे से कर। मतलब मेरा अप्रोच वैसा होता है कि एक चीज पे फोकस करो तो बहुत अच्छे से करो। हाँ, फिर वो दोनों चीज पे नहीं हो पाता। अभी मेरे को अगर मैं बोलूंगा कि यूपीएससी और जॉब साथ साथ करना है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरा फोकस दोनों साइड शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, तो वो लैपटॉप खोल के लॉगिन करो और फिर वो ऑनलाइन रहो, फिर वो अननेसेसरी का एक पेन होता है। मतलब फिर वो एक्चुअली में वो वाली बात है कि आपको यूपीएससी में अगर आप कर रहे हो तो फिर आपके दिमाग में पूरे टाइम चलना चाहिए क्या वो कर रहे हो, ऑब्सेशन होना। हाँ, फिर वो दोनों चीज आप डिवाइड नहीं कर सकते, मेंटली आप डिवाइड नहीं कर सकते कि ये मैं इतने टाइम जॉब करूंगा, लोग करते भी,
बट आई थिंक कई लोग निकालते हैं, करते भी हैं वो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि एवरीवन हैज देयर यूनिक पाथ, करेक्ट करेक्ट सबका अपना अपना होता है ट्रैजेक्टरी और सबको अपना ट्रेस करना है। नाइस। तो जब ये डिसाइड किया कि यूपीएससी को फाइनली प्रिपेयर करना है और फुल टाइम जाना है, तो कोई इनिशियल प्लान चॉक आउट किया, कैसे किया, कोचिंग का क्या रहा इनिशियली, कैसे किया, मतलब व्हाट हैज बीन द तो सर हम लोग क्या करते थे, टॉपर्स को देखते थे। हाँ। तो जो आईआईटी बैकग्राउंड के टॉपर्स होते हैं, हमें उससे रिलेट होता था कि, और उनका approach जैसे आप कैसे सभी होता कह था अब ये वाला वीडियो बहुत सारे लोग क्या हम देख सर कि तो इसमें अच्छे से सच्चाई से सारी बातें जरूर सब सच्चाई बात। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप लोग सेलेक्ट होने के बाद कुछ और बातें होते हैं, ये तो फील किया ये तो मैंने बहुत ज्यादा किया और मेरे को पता था अगर कभी मैं बनूं तो ऑनेस्टली बोला बहुत जरूरी है चीजों के बारे में। तो हम तो सर पूरा टॉपर्स की वीडियोस, मेरे को याद है शशांक देखता था, मुझे बोला तू भी देख ले, मैं भी तू बना ले नोट्स। अक्षय जैन और क्या श्रेयांश कुमार, तो अक्षय जैन भी आईआईटी के और श्रेयांश कुमार आईआईटी बॉम्बे की। हाँ उनके हमने देखे। 2018 में रिजल्ट 2019 में आया था और रैंक 4 है और करिश कटारिया रैंक 1 है, सब आईआईटी बॉम्बे और ऐसे अक्षय जैन भी आईआईटी। तो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे सर। और श्रेयांश कुमार एंड अक्षय जैन बोथ है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन, तो उससे वो सब हमारा एनएचओ का भी ड्राइव आता तभी एनर्जी का ड्राइव वहां से आया। आप समझ आ रहा है एलिमनाई नेटवर्क। फिर हाँ इन्फ्लुएंस वहां से आया। और फिर इन लोग की स्ट्रेटेजी फेंक के क्या मतलब कैसे चॉप आउट किया इनिशियल प्लान की, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जीएस कैसे तैयार करना चाहिए? यस सर, तो वही था सर बेसिकली। तो पहले एक एंथ्रोपोलॉजी कौन सा ऑप्शन डिसाइड करना है उसके लिए हम 2-3 ऑप्शंस में कंफ्यूज थे, फिर फाइनली हम एंथ्रोपोलॉजी पे आ गए। तो ऑप्शनल का डिसीजन होता है, Yes, sir. जैसे कि मैं क्या बताता हूँ, पहले मैं बताता हूँ, Yes, sir. आप लोग बताओ कि कैसे सेलेक्ट किया। जैसे पहला ये मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो जीएस तैयार करो। यस सर, सो जीएस इज ऑलरेडी गोइंग टू एक्सपोज यू टू अ लॉट ऑफ ऑप्शनल्स। यस सर, से आप ज्योग्राफी का एक पोर्शन पढ़ लोगे, पीएसएस का एक पोर्शन पढ़ लोगे, सोशियो का पढ़ लोगे, एंथ्रो का भी पोर्शन आ ही जाएगा इधर उधर। Yes, sir. मतलब वो बहुत नहीं, हाँ थोड़ा बहुत बहुत आता है सर। ठीक है। तो ऐसे करके इकोनॉमी का भी कहा जाता है। तो अगर आपको ह्यूमैनिटीज में कुछ लेना है तो पहले जीएस तैयार करो और फिर देखो कि सबसे ज्यादा पढ़ना है, हिस्ट्री में मजा आया है, ज्योग्राफी में आया, उसके बेसिस पे डिसाइड करो। मैंने ऐसा देखा है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दैट पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द टॉपर्स। यस सर, नंबर 1 Yes, sir. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि कौन सा ऑप्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कि जैसे 2 साल एंथ्रोपोलॉजी की टॉपर निकले बैक टू बैक, यस सर, तो भाई अब तो एंथ्रो चाहे कुछ हो जो है ना। या फिर ये होता है कि भाई मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड ये रहा है, जैसे मैं खुद इस बैकग्राउंड से आता हूँ तो मैं ये लूंगा। यस। व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस विद इट? वहाँ पे आई थिंक हमारी थोड़ी मिस्टेक थी कि हम बहुत ज्यादा टॉपर से इन्फ्लुएंस हो गए। बहुत था। हमने बहुत ज्यादा दिमाग में लगाया, हमने सोचा कि टॉपर ने ये लिया है, बैकग्राउंड सेम है एंड कोचिंग भी पता है कौन सी एक फिक्स कोचिंग है, वहां चले जाएंगे, इतना पढ़ेंगे, हो जाएगा। हमने एक इंटरेस्ट पे था, मैकेनिकल अप्रोच, इंटरेस्ट पे फोकस ही नहीं किया था, ठीक है। और ये एक ऑप्शन एक्चुअली में ह्यूमैनिटीज था, दूसरा केमिस्ट्री था, तो हमने ये मुझे कंफ्यूज, इसमें हम कंफ्यूज हो रहे थे। केमिस्ट्री तो दोनों का बैकग्राउंड नहीं नहीं है, लेकिन हमने था, तो वो कहीं ना कहीं वो रीजन था। तो जेई की केमिस्ट्री और ऑप्शनल केमिस्ट्री नहीं सर कैसे, जैसे मैथ्स तो बहुत डिफरेंट और डिफरेंट है, पर हमें पता नहीं था ना, थोड़ा मैंने आई थिंक हड़बड़ी कर दी थी उसमें, तो मैं मानता हूँ आई थिंक उसी कारण ही थोड़ा जो अपने अटेम्प्ट्स भी कॉस्ट कर जाते हैं, इसके कारण भी होता है। हमने रिग्रेट किया। अभी लेकिन मुझे लगता है अच्छा हुआ केमिस्ट्री नहीं लिया, बस मतलब क्योंकि मतलब ऐसे तो एनी केमिस्ट्री वो बेटर है, तो स्कोर तो करते हैं। क्योंकि एक तो इंटरेस्ट भी अपनी जगह है, लेकिन फिर एक प्रैक्टिकल रियलिटी ये भी है ना कि गाइडेंस और टेस्ट सीरीज है कि नहीं है। अब जो मेरे बच्चे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, जैसे मैथ्स में तो है थोड़ी डिसेंस, गाइडेंस, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज है, मैनेजमेंट में जैसे कुछ है ही नहीं अवेलेबल। मैनेजमेंट ये सब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है सर। तो ये बहुत मेजर रीजन होता है, इसलिए हमें जल्दी भी करना था, एक्चुअली जल्दी कर लेनी बार में हमें कैरी स्टार्ट करना था। मतलब आई थिंक सबसे बड़ा मिथ है, मैं बोलूंगा एंथ्रोपोलॉजी का ये कि छोटा है, वो तो नहीं ये है, मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है सर। छोटा समझ के किया तो निकला नहीं सर, फिर नहीं निकलता सर। हमने उसको जब अच्छे से टाइम दिया, बाद में थोड़ा समझा और चीजों को, कॉन्सेप्ट्स की फील ली, ग्नू खोल के भी पढ़ा, थोड़ा होलिस्टिकली कवर करने का कोशिश किया, तब हमारा निकला है फाइनली, नहीं तो एंथ्रो नहीं डिकोड हो रहा था। आई थिंक सर फर्स्ट अटेम्प्ट में यही मुझे लगता है जो हमने मेजर गलती करी थी कि पहले तो हमने कोचिंग ली, वो कोचिंग में अच्छे से हमारा कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं हुए, बहुत ही कम 20-30% ही हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था। उस समय तो पता नहीं चलता कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, हमें लगा इतना ही होता होगा एंथ्रोपोलॉजी तो छोटे। फिर हमने उठा लिया अक्षय जैन सर की बुक एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड, उस समय एकदम न्यू आई थी और हमें लगा कि हम तो यूनिक है, हम ये पढ़ लेंगे खत्म हो जाएगा। हमको क्या पता सब यही करेंगे, क्योंकि सबने वो बुक उठाई, सिर्फ वो बुक उठाई और हमने लिटरली वो पढ़ के A to Z चले गए। हमें कॉन्सेप्ट तक क्लियर नहीं है, हम पढ़ के जा रहे हैं और मैंने और वो एक टॉपर के शॉर्ट नोट्स है बेसिक, टॉपर के शॉर्ट नोट्स है, वो उसने वो चीजें लिखी जो उसको लगता है कि हाँ करेक्ट, और हमें उसका बैकग्राउंड अच्छे से आता ही है, तो हमने पढ़ लिया उसको
और ऑब्वियसली अपन अब जैसे हमने जीएस का बताया तो जीएस भी साथ साथ चल ही रहा था। और फिर एक टाइम आ जाता है जब बहुत टाइम तक हम घर भी थे उस सब कोविड के चक्कर में, फिर हम जनवरी में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तो वहां पर फिर जीएस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो एंथ्रो एक बार पढ़ा, हमको लगा हो गया है, और उस पर उसके फोकस ही वापस गया ही, और हमने ज्यादा टेस्ट सीरीज उस समय लिखी नहीं। तो जो एक्चुअली रियलिटी पता चलनी चाहिए उस समय में पता ही नहीं चल पाई, वहाँ आई थिंक हमारी बहुत मेजर मिस्टेक थी। तो वो बाद में धीरे धीरे तो जो मतलब एंथ्रो की जो कोचिंग है वो पहले ही कर ली थी? यस सर, हमने कोचिंग कर ली थी सितंबर से दिसंबर के बीच। दिसंबर के बीच? यस सर, एंड जनवरी में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। एंड उस समय मेंस उस समय प्रीलिम्स मई में होने वाला था, बट कोविड के चक्कर में बाद में अक्टूबर में शिफ्ट हो गया था T1 वाला। तो मई तक तो हमारा ऐसा था कि अभी टाइम कम है तो प्रीलिम्स पे फोकस करते, पहला प्रीलिम्स है। बट क्योंकि शिफ्ट हो गया उसके बाद भी हमें लगा कि यार अभी बीच में थोड़ा मेंस किया, बट फिर वापस प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो गया। लेकिन मेंस अभी हमने जीएस पे फोकस किया था। एंथ्रो एक बार छोड़ा तो वो छोड़ ही दिया, और ये बोलते थे स्टार्टिंग से, पता तो था ही कि एंथ्रो से मतलब ऑप्शन ही आपका मेक और ब्रेक होता है, बट उतना टाइम ही नहीं दिया। आई थिंक बहुत वो ब्रेक हो गया सर। ब्रेक हो गया, वो बाद में रिफ्लेक्ट भी हुआ मार्क्स में। मार्क्स में रिफ्लेक्ट हुआ। शुरू के 2 अटेम्प्ट में शुरुआत पहला अटेम्प्ट तो सीधा फ्लैट गया मेरा, दुबला जी तो सीधा 200 से नीचे ही गया था सर सीखा। तो अभी ट्रस्ट एंथ्रोपोलॉजी को हम बाद में वापस से टेक इट अप। तो जो तो ये मतलब कोचिंग हो गई, एंड वी डिसाइडेड आफ्टर वी रियलाइज्ड आफ्टर मेंस दैट इट वाज अ मिस्टेक। यस सर। लेकिन जो जीएस की प्रिपरेशन थी उसमें मतलब कैसे सोचा? जैसे कई 1-2 स्ट्रीम्स होते हैं। एक तो ये होते हैं कि भाई मैं सरेंडर्ड हूँ और मैं कोचिंग करूंगा फाउंडेशन किसी स्टैंडर्ड कोचिंग में, एंड देन आई विल फॉलो व्हाटएवर विल बी टोल्ड टू मी। एक दूसरा एक वो वाला मॉडल होता है कि मैं खुद से फिगर आउट कर लूंगा, क्योंकि जब मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ तो मेरे समझ में आ जाती चीजें, और कुछ चीजें अगर 2-4 नहीं भी समझ में आती हैं तो उसके लिए मैं यूट्यूब पे, या अब तो खैर चैट जीपीटी बहुत अच्छा ऑप्शन है मुझे लगता है, Yes, sir. तो उससे समझ में आ जाएगा, वो हेल्प कर देगा। तो आई थिंक यू वेंट विद द सेकंड ऑप्शन कि हम खुद से पूरा हमने इधर उधर से सर जो भी हमें बेस्ट रिसोर्सेज लगते थे सब टेस्ट करके इधर उधर से ढूंढ के उनको पढ़ लेते थे। Yes, sir. कुछ भी हाँ वन रिसोर्स तो था ही नहीं अपना, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं था। जैसा मिक्स ऑफ द रिसोर्सेज अलग अलग जगह से जहाँ इंपॉर्टेंट लगा हमें हम वो उठा लिए थे। और हमारा सॉर्ट ऑफ फोकस थोड़ा प्रीलिम सेंट्रिक भी था स्टार्टिंग में, मतलब डिफरेंशिएट नहीं होता है एक्चुअली, हो रहा है नहीं होता कि प्रीलिम्स क्या है मेंस क्या है। आप पढ़ते हो ना पहली बार तो आपको सिर्फ पढ़ाई समझ में, हाँ प्रीलिम्स में नया कॉन्सेप्ट समझ में आता है, हाँ और आपको नहीं पता। और पीवाईक्यूज प्रीलिम्स का देख रहे हैं मेजर मेन कोई हम सोचते थे कि उसको बस ब्रॉडर लेवल पे लिख देना है, बट आपको देखोगे आप डायसेक्ट करते हो अलग है थोड़ा, मतलब आपको उसके लिए भी अच्छे से पढ़ना पड़ता है, अप्रोच अलग होती है सर। तो वो चीज नहीं सही, इसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा वेगली फाइंड है, प्रीलिम्स का कोई सिलेबस नहीं है सर। तो उस सेंस में देखो तो प्रीलिम्स बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, मेंस तो लार्जली प्रेडिक्टेबल है। करेक्ट सर, आप मतलब हाँ राइट। तो प्रीलिम्स दिया और फिर प्रीलिम्स के रिजल्ट जो है सरप्राइजिंगली 1%। हाँ मेरा नहीं हुआ और शशांक का हो गया सर। तो ये मिथ टूट गया कि एक बार में निकाल, वो तो वही खत्म हो गया। पर सर नहीं हमारा ऑप्टिमिज्म ऐसे थोड़ी खत्म हुआ। अच्छा इस बार शशांक को निकलवा देंगे, अगली बार कहा है इस बार एक माइनर ग्लिच हो गया है, बस टाइम स्पेस टाइम कर्व में एक माइनर ग्लिच है। एंड्रो में एकदम की ये बुक करनी है पूरी, कर लेंगे अच्छे से। उस समय अब देखो यही पे जो मतलब व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट is because I remember that when he cracked the prelims examination, so obviously this was the first time yes sir that he was मतलब either of you was going to experience the maze. अब उस केस में you were not ready with your notes, you were not ready with anything, but then the good thing about preparing together is the other person pitches in to fill in the blanks जहाँ पे जो problem है, so it acts as a force multiplier. yes definitely। तो प्रीलिम्स निकला, प्रीलिम्स का रिजल्ट देख के कैसा था? कैसा शॉक लगा था? शॉक तो लगा होगा। नहीं सर, प्रीलिम्स का क्या होता है कैलकुलेट कर लिखा, तो दिख ही रहा था कि मेरा तो बॉर्डर लाइन ऐसा हमसे बात भी की थी संता ने, तो तब मुझे लगता था कि वेबर सर बोलते कि लंबी जर्नी है, अटेम्प्ट्स लगते हैं, मुझे लगता है सर ऐसे क्यों बोलते हैं, हो जाएगा हमारा तो। और हाँ लोगों के रास्तों में हमारे लड़ रहे हैं पर फिर ठीक है। पर सर तब हम पूरे जोश में थे कि इस बार तो मेंस करना ही है, और फिर नोट्स बिल्कुल भी तो वही होता है सर। इसमें सान्या ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी इसमें, तो क्योंकि मैं तो लिखने में फोकस कर रहा था, बट सान्या ने लिटरली कॉन्सेप्ट्स मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें जहां से उठा सकते हैं, क्यूईपी उठा लिया, अपने अलग अलग चीजें जहां से उठा सकते हैं वो उठा लिया। लेकिन ऐसा लगता है क्या कि जैसे मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि अगर इफ यू आर नॉट मेंस रेडी, यस सर, देन स्किप द अटेम्प्ट। इज इट द राइट एडवाइस? सर मुझे लगता है कि अगर मेंस 3 महीने में आप थोड़ा का रेडी कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही स्किप करना आई थिंक फिर पूरा। और उसका रीजन समझाता हूँ क्यों। यस सर। क्योंकि जैसे
इफ यू आर नॉट मीन्स रेडी, विच मीन्स ऑप्शन आपने एक बार पढ़ा है कोचिंग में, उसके बाद एक बार पलट लिया है, आपकी GS 1 2 3 4 के एक एक लाइन का ब्रेक डाउन नहीं है आपके पास, शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो आप प्रीलिम्स निकल जाएगा आपका। यस सर। और मेंस तक फिर आप हैफ हैजर्ड, आप संभलने में तो कुछ भी नहीं आएगा, Yes, sir. Yes. क्योंकि ना आप लिख पाओगे ना कुछ Yes, कर, तो इन ऑल लाइकलीहुड मेंस फ्लम्प हो जाएगा। लेकिन मेंस दिया है तो भाई ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरव्यू की तैयारी करना, ये बात तो सही है। क्योंकि फिर तो बस आपको ये दिखता है ना, बस बन ही गए, वो बच ही गए, बन ही गए। फिर डैफ भरने, ये करो वो करो, है ना। सही और बात। फिर जब वो मेंस का रिजल्ट आता है ना, तो प्रीलिम्स फिर से 5 से 6 महीने दूर रहता है कि करेक्ट। और फिर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते। होता है। So हो क्या रहा है कि यू आर इन दैट विशियस लूप where you are writing mains every year but you are not able to significantly improve over the previous attempt, करेक्ट सर, सही बोल रहे सर। है ना। तो हाँ, ये तो है, मेंस रेडी रहना तो चाहिए है सर। अब हाँ Really होना चाहिए। आइडियली वही होना चाहिए। तो अगर इनिशियल स्टेजेस में मैं जब फील करता हूँ कि भाई इफ यू आर नॉट मीन्स रेडी, तो मुझे पता है कि ये अच्छा लड़का है, तो मैं तो डेलिबरेटली बोलता हूँ कि स्किप इट, क्योंकि वो पहुंच जाएगा, क्योंकि वो अच्छा है, वो मेहनत करके प्रीलिम्स से निकाल लेगा। अच्छा। लेकिन वो जो 150 मार्क्स का जो बूस्ट चाहिए, यस सर, वो नहीं आ पाता है। यस सर। तो मुझे लगता है वही तुम्हारे साथ हुआ, सीरियस स्टूडेंट्स प्रीलिम्स निकाल गए। एक्चुअली हाँ, आई थिंक वहाँ हम गड़बड़ी कर रहे थे, क्योंकि वही हो रहा था, प्रीलिम्स निकल रहा है, मेंस रेडी हो नहीं पा रहे और नेक्स्ट प्रीलिम्स आ जा रहा है। तो आई थिंक वो चीज मतलब कहीं ना कहीं अच्छा ही था कि सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा है, बोला क्या बोलेंगे, लेकिन दोनों का हाँ कि दोनों का प्रीलिम्स से निकला। तो हमने फिर पूरा एक जो महीना, एक साल जो था, उसमें हमने अच्छे से मेन से फोकस किया, हाँ, उसमें हम स्पेशली एंथ्रोलॉजी, एंथ्रो तो क्योंकि हमें पता था कि ऑप्शन ही मेक और ब्रेक है एट दी। आपका जीएस भी इंप्रूव करना है, लेकिन आप ऑप्शनल पे फोकस करो अच्छे से। जीएस के तो टूल्स ही बहुत ज्यादा है ना। हाँ, जीएस के टूल्स है। जीएस में तो बहुत सारे लोग हेल्प कर सकते हैं आपकी। ऑप्शन में तो देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हु कैन हेल्प यू, सो यू हैव टू फाइंड दोस राइट सेट ऑफ पीपल। यस सो मींस जब दे के आए, यस। तो मुझे लगता है तुम्हें तो ये आइडिया था कि नहीं आएगा इंटरव्यू का, नहीं, मेरे को तो लगा था आ जाएगा, बोल रहा कॉन्फिडेंस सर। यही मैं कह रहा हूँ, ये मेंस हर लिखने वाला आने को लगा कॉन्फिडेंस। हाँ, क्यों तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता ना। यस सर, हम बोलो यही सर की क्या बोलते हैं, मैं तो लगा था कि भाई बस आ रहा है, नाम तो आ ही जाएगा। और बस इंटरव्यू में जब मैं मतलब लिस्ट देखा, तो भाई मैं नाम नहीं देना, बोला यार शॉक्ड हो गया कि ऐसे कैसे थोड़े से छूट गए सर, छूट गया होगा। तो थोड़ा सा लगा था मुझे कि यार क्योंकि एक्चुअली हुआ था क्या सर, कि मैं ये भी बताता हूँ कि मेंस की जो जर्नी थी मेरी, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट की जो जर्नी थी, मैं जब प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, मैं एकदम ब्लैक हो गया कि भाई अभी तक तो पता था क्या करना है, इसका ये करना क्या पता है यदि में आया। और वो मेंस आई थिंक शॉर्टेस्ट मेंस था, क्योंकि उस साल 10 अक्टूबर को होता और सीधा जनवरी 2 महीने पोस्टपोन खुदा के जॉब मींस या, और मेरे पैसे मींस 2-2.5 महीने। तो आई थिंक पहले तो मेरे को उस चीज का प्रेशर आ गया कि भाई मेरे को 3 महीने मिलने चाहिए थे, मुझे 2-2.5 महीने ही मिल रहे हैं, तो पढ़ूंगा कैसे मैं। तो इनिशियली मैं थोड़ा उसमें लैग कर गया। ऑब्वियसली सानिया ने बहुत हेल्प करी नोट्स बनाने में, वो सब में। तो उसमें बाद में एंड में बूस्ट करना उसमें कि भाई एक टाइम था, मैं मतलब ऑनेस्टली बताऊंगा 10 दिन पहले मेंस के 10 दिन पहले सर, हाँ, कि भाई मैं मेंस सही रहे। इसका तो मैं वर्जन बताती हूँ सर। 10 दिन पहले हम लोग को क्या था सर, तब नोट्स तो थे नहीं, मैं नोट्स बनाती थी और शशांक मतलब इधर मैं बना रही हूँ, पीछे बैठ के इधर ये रिवाइज कर रहे हैं उनको। पूरा हमारा ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री वर्क चल रहा था और आंसर राइटिंग ढंग से करी नहीं थी। पूरा पेपर नहीं दिया था 3 घंटे का। 10 दिन पहले मैंने बोला दे दे एक पेपर दे दे, चेक करते क्या सीन है। और लिखा मैं बाहर थी, मैंने बिल्कुल इतना डिसअपॉइंटेड हो गई, अंदर ये नहीं एक्सपेक्ट किया था। शायद 12 या 13 क्वेश्चन लिख पाया था और एकदम डिसअपॉइंटेड देखा है कि सानिया मींस दूधी की नहीं। मैंने कहा यार क्लियर किया। पहले 12 क्वेश्चन हो रहे तेरे पे। तो पर सर उस दिन तो बहुत बड़ा मोटिवेशनल हमारा सेशन हुआ है, नहीं हुआ है, अच्छा सेशन हुआ है प्रॉपर कि भाई। फिर उस दिन शशांक को ये कि 10 दिन में मुझे कुछ बाहर में जाए कंटेंट, अभी जो आता है 10 दिन में पेपर तो खत्म करना है। ये मेरा मोटिवेशन बन गया था उस सब कुछ भी करके इसने 10 दिन में मैंने बस पेपर लिखा है, बहुत और ज्यादा लिखा है बीच में, क्योंकि लास्ट में ऐसा होता नहीं कि यार अब तो सही में देना है। उससे पहले ऐसा रहता है कि हाँ देना है, लेना है, देना। अब 10 दिन में सही में देकर आना है पेपर। तो वो वाला जो 10 दिन था मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया। तो मेरा बस ये था कि सानिया के साथ कि भाई अपन अभी पेपर कंप्लीशन पे फोकस करते हैं, और उससे मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि अरे मैं पेपर कंप्लीट करके आ गया। कंटेंट तो सर इतना अच्छा था नहीं, इंप्रूव तो किया। एक्चुअली में जीएस में तो फिर भी ठीक था, एंथ्रो का पता नहीं था, तो मैं लिख के आ गया। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई पेपर कंप्लीट करके आया हूँ तो कुछ तो हो ही जाएगा टाइप। मतलब उस समय थॉट प्रोसेस रहता है कि अगर 4 क्वेश्चन छूट गए, तो जब मान लो 1, 2 10 नंबर वाले हैं और 2 15 नंबर वाले हैं, तो वैसे ही आपका मैक्सिमम मार्क्स ही कम हो गए, तो आपका इवैल्यूएशन उसी में होगा। तो स्पीड कम रहने की वजह से ये तो सही किया, उस टाइम के हिसाब से यही बेस्ट है, और कुछ तो ज्यादा करना नहीं चाहिए।
पर वही था, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ गया कि भाई आए हो सकता है, लेकिन नहीं पता रहता, रियलिटी आपको बाद में वेट करती है कि भाई नहीं अभी अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत है आपको। और मुझे लगता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में इनिशियल स्टेजेस में दिक्कत क्या होती है कि कंटेंट गैदरिंग पे बहुत ज्यादा टेंशन होता है, ये भी पढ़ लो, बुक पढ़ लो, correct। आप समझ नहीं पाते हो कि जैसे मुझे तो लगता है कि मेंस आंसर राइटिंग लोग कहते हैं सब्जेक्टिव, इट इज सब्जेक्टिव बट बहुत ऑब्जेक्टिव है कि आपका एक आंसर स्ट्रक्चर जब डिटरमाइन हो जाता है, वो जैसे कि इंट्रो, अब आप जैसे आप लोग जो आंसर लिखते हो उसमें सेट इंट्रोज लिखते हो, जैसे आपको पता है कि भाई जैसे मेरा पॉलिटी सब्जेक्ट है तो आप इसकी फंडामेंटल राइट में कोई क्वेश्चन आएगा या बेसिक स्ट्रक्चर पे आएगा तो क्या करना है। अब अगर इफ यू गो बैक एंड रिफ्लेक्ट एनी क्वेश्चन दैट आई गिव यू इन बेसिक स्ट्रक्चर, क्या ही पूछ सकता हूँ मैं बेसिक स्ट्रक्चर में, 2-3 डायमेंशन है वही पूछ सकता हूँ, इंट्रो वही होगा, करेक्ट। तो वो डिटरमाइन हो जाता है आंसर स्ट्रक्चर। Correct। होता क्या है कि जब हम कंटेंट गैदरेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि ये भी पढ़ लें, उससे माइंडसेट ये रहता है कि सब कुछ पढ़ लो, यस सर। लेकिन उसको 150 और 250 वर्ड में सजाना कैसे उस चीज को, वो कोई प्रैक्टिस नहीं करता इनिशियल स्टेज, वो बाद में आके रियलाइज होता है। रियलाइज होता है, करेक्ट सर। तो वो यहाँ पर मेजर मिस्टेक तो होती है, आई थिंक हमारे साथ तो ही थी। और वो मेंस लिखने से आइडिया लग गया था सर। क्या पैरा मीन्स लिखने से बहुत पहली अटेम्प्ट में तो बहुत फायदा हो जाता है, आपको अपनी मिस्टेक तो समझ में आ ही जाती है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि ठीक है, मतलब अब तो सर बिल्कुल समझ आ चुका है कि लिखना है, कितना लिख पा रहे हैं उतना पढ़ के एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना इज इम्पोर्टेंट। हाँ। तो पहले मेंस का रिजल्ट, जब फाइनल इंटरव्यू का रिजल्ट आया था वो कब आया था सर? प्रीलिम्स के 4-5 दिन पहले। तो उस समय मैंने अपनी मार्कशीट देखी थी, तो उसमें मेरा 654 बन रहे थे, तो मैंने सोचा मेरे कट ऑफ से 60-70 दूरी है और सब तो कर लूंगा। है नहीं सर, और इतना तो मेरे पास आ गया। 4 दिन पहले मैं सोच रहा था कि लिखूंगा नहीं पाऊंगा, वहां से मैंने 654 तक जा रहा हूँ, तो मैं तो खुशी हो गया। फिर तुम जोश में यार प्रीलिम्स तो देना, इस बार अच्छे से देंगे। ऑब्वियसली थोड़ा ब्लंडर हो गया सी साइड वाला, तो फिर वो नहीं निकला, तो फिर आईआईटी बॉम्बे वाली सीटा नहीं निकाल पा रहे हैं। और इसलिए सर उतनी 23 वाला पेपर आया नहीं था, जो 23 तो हमारा हमें पहले आइडिया लगे था आई पेपर इस बार टफ होने वाला है। तो जो मेंस का जब इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया, अब जब दोनों लोग फिर अब सेम के बाद प्रीलिम्स फ्री देना ही है, आधे नहीं है, तो अब 3-4 महीने बचे हैं, तो फिर से प्रीलिम्स की तैयारी में लगा, ये सब चेंज किया। फिर प्रीलिम्स फ्री स्ट्रेटेजी में आई थिंक वो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत फिक्स था, वो हमने पहली बार में क्रैक कर लिया था ना सर कि मेरे मार्क्स आ रहे करते थे, तो हमारी स्ट्रेटेजी फिक्स थी। क्या स्ट्रेटेजी होती थी प्रीलिम्स की? मेजरली तो सर यही था कि पहले बेसिक नोट्स, बेसिक जो बुक्स है वो तो आप कवर कर ही लो, लक्ष्मीनारायण पॉलिटी के लिए, आप क्यों करते? हिस्ट्री के लिए अपना हो जाएगा, स्पेक्ट्रम और वो सब हो जाता है, एंड नोडाल हम लोग यूज करते थे, वो कॉन्सेप्ट समझ लेते इकोनॉमी। एंड उसके बाद तो सर यही था कि एक बार हमने नोट्स फिक्स कर लिया, पीवाईक्यू से बस डूब जाओ जितना अच्छे से पीवाईक्यू। वैसे डूबती मैं भी थी इसके साथ, पर 2 साल प्री नहीं हुआ मेरा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि डूबना ऐसे लगता है कि शायद हम डूब रहे हैं, पर बाद में 3rd अटेम्प्ट में जब प्रीलिम्स दिया तब तो मुझे लिटरली एक क्वेश्चन थे कि शशांक जैसे कि सानिया यही सोच, इस तरीके से कॉमन सेंस लगा, ये स्टेटमेंट ऐसे होगी वो होगी, तब मुझे वो ग्रास्प हुआ, शायद वो ग्रास्प। तो जैसे पीवाईक्यू का दूसरे एक तरीका मैं रिकमेंड करता हूँ या हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जैसे मान लो तुमने जैसे स्क्वायर पे कोई क्वेश्चन है, जैसे एनवायरनमेंट में मुझे लगता है, हिस्ट्री मुझे लगता है कि पीवाईक्यू इज एन एसेंशियल पार्ट, इट इज अ नेसेसरी पार्ट, राइट। एंड जैसे पॉलिटी में आप नहीं करोगे पीवाईक्यू बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें हर बार नई क्वेश्चन आ। सर हम अलग से ये बोलना हमने सोचा था कि हिस्ट्री में हमें अब ये समझ आया, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न कुछ भी ले लो, और आर्ट एंड कल्चर भी हम 1972 से उठाते हैं पीवाईक्यू, हमें जितना पीछे जा सकते 100 वर्क्स, मतलब ये हमें, और बाकियों में हम 2013 तो जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन आया कि मान लो एक रैंडम क्वेश्चन है कि भाई ये बुक, इनमें से कौन सी बुक इन्होंने लिखी है, मान लो कैसे क्वेश्चन है, तो उसमें 4 मान लो नेशनलिस्ट लीडर्स के नाम है, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने का क्या तरीका होना चाहिए कि एक राइट आंसर तो पता होना चाहिए, जो बाकी के 3 है उन्होंने भी क्या किताब लिखी वो भी विकी पढ़ लो सब, विकी पढ़, यही चीज है। और नहीं, थोड़ा सा सर एक तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन डिगिंग, दूसरी चीज ये कि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, कैसा एग्जामिनर का यूजुअली माइंडसेट रहता है, वो थोड़ा सा उसको और सबकॉन्शियसली फिट करना, मतलब ये शायद शशांक को ऑटोमेटिकली हो जाता था, मुझे नहीं हो पाता। जैसे वही था कि एक तो क्वेश्चन रहता है ना कि सर अगर 4 ऑप्शन दिए हुए तो एक अगर एक अलग से ही नाम है, बाकी और कोई well known है, हाँ। वेल नोन है, तो अलग से नाम कहाँ से लाएंगे उन लोग? हाँ क्यों, मतलब बस कहाँ से फूड examiner को? अब से आपको सडनली जैसे इस बार वो ऑन वाला क्वेश्चन है पुणे में, तो ऑन कहाँ से आ जाएगा दिमाग में उनके? वो तो होना चाहिए ना नाम, तभी तो डालेगा, आपको कुछ और डाल सकता था, डिस्प्यूट डालेगा, एक ऑन तो बहुत ही अजीब नाम है किसी को डालना, या तो होगा नाम तभी होगा ना, आंसर होगा इसलिए डाला गया, पता नहीं सर ओवर द तो होता है सबकॉन्शियस लेवल पे आ जाता है। मोर यू डील विद एमसीक्यू यू डेवलप दिस साइकी, यस सर, यस सर, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो रैशनली, देखिए जब आप लगाओगे
तो होता क्या है कि जिनका ये कमांड नहीं होता है उनके 10 तुक्कों में से, फ्यूक्स में से 2-3 सही होते हैं और 7-8 गलत होते हैं, और जो इस तरह कमांड रखते हैं उनके 10 फ्यूक्स में से 7-8 सही होने लगता है, एंड दैट्स अ बिग डिफरेंशिएट। वही तो क्लियर करवाता है, वही क्लियर करवाता है, क्योंकि 20-25 सवाल तो ऑन एन एवरेज कॉन्फिडेंटली सबको आता है, और वहां से जो ये 95 वाली जर्नी है 100, अब जो नया कट ऑफ आ रहा है, तो वो यही है कि जो ये मतलब तो यू यूज्ड टू गो बैक टू 90-72 इन एवरी सब्जेक्ट। नहीं सिर्फ हिस्ट्री के लिए, क्योंकि जा सकते हो वहाँ पे कर लेते हैं। मैपिंग भी कर लेते थे कभी कभी। ज्योग्राफी भी मेरे को तो रहता है सर, हाँ मैपिंग रिपीट होती है, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा। मतलब उनके लिए वो एवरग्रीन फॉरेस्ट पे तो इतने बार क्वेश्चन पूछा है, इधर उधर घुमा फिरा के खींचते ही है, और वो क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब इनके कुछ कॉन्सेप्ट है जो आते रिपीट होते हैं बार बार कॉन्सेप्ट, तो वो आई थिंक मुझे लगता है वो एक बार कॉन्सेप्ट आप बार बार देखोगे तो आपके दिमाग में रहेगा वो। जैसे बीच में एक बार ये ट्रेंड होता था कि ये जो हमारे अलग अलग तरह के क्लाइमेट टाइप होते हैं ना, तो उनको टेम्परेचर, हाँ वो देखी और फिर ये पहले आता था सर, पहले इस बार लेकिन आगे इस बार आ गया, तो वही मैं कहना चाहता था, अभी भी चेंज रहता है। 8-9 साल से इन्होंने एक भी CFA क्या है, CFB क्या है, कौन सा मेडिटेरेनियन कैलिफोर्निया कुछ नहीं, और अब किस अब जो सही बात है जो 20 साल इतने सारे क्वेश्चन थे सर पहले के हमने किए थे कि इंस्टिंक्ट तो वो याद रखी है, ये चीज ऐसी वो सिर्फ आप कंटेंट से नहीं कर सकते। और मुझे लगता है ज्योग्राफी में तो मुझे स्पेशली लगता है, हम लोग ज्योग्राफी में बहुत हम लोग करते हैं कि हम लोग मैप्स खोल के पढ़ते थे, बहुत ऑब्सेशन ही हो गया था कि भाई मैप्स खोल के देख रहे कि नहीं, उससे क्या होता है कि आपको सही में इमेजिन हो जाती है गूगल मैप ना, हाँ गूगल खोल के देख रहे हो कि अच्छा अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है तो अपन को 2-3 मेजर बता रहते सबको, माही, नर्मदा, ताप्ती। आप नीचे की देखो ना वहां पे, क्योंकि उस पर आप एक बार पूछ चुके हैं उन्होंने, ये अपना नेत्रवती और ये सब पूछे, तो वहां पे देखो कौन से रिवर्स हैं, ये सब देखना पड़ेगा आपको, शारावती, नेत्रवती, बहुत सारे रिवर्स हैं। इसके एक तो केरला में है पूजा, और वो देखते हैं ना सर तो उसको दिख जाता है मेजर कोई पॉइंट होता है, कोई नेशनल कुछ दिखता है। क्या क्या बताइए, ये हमने लिटरली फिजिकली हमने बनाया है मैप का, एक मैप बनाया था सबसे पहले, उसमें रिवर्स बना लिटरली हमने फ्लो कैसे कर रही है बना दिया, फिर उसकी फोटोकॉपी करा ली बहुत सारी, उसके ऊपर एक में नेशनल पार्क डाला, एक में टाइगर रिजर्व डाला, एक में डाल ली। अभी इसमें ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है एकदम दिखा। हाँ यस सर, नाइस। तो यही है कि मतलब देखो कितना, अब ये चीज जो है, ये जो तुम लोग बता रहे हो कि मैप में जूम कर करके गूगल मैप पे देखना, वो मुझे भी लगता है बहुत इफेक्टिव तरीका है, लेकिन अब यही मैप एक प्रॉब्लम है, इसको देखो हर एस्पिरेंट अपने तरीके से टैकल कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली की कंसर्न होना चाहिए कि यार मुझसे ये मैप वाले 4 सवाल कैसे हों। हाँ राइट, अल्टीमेटली दैट इज द कंसर्न। नाइस। और ये भी ट्रेंड से समझ में आता है कि अफ्रीका के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, तो अफ्रीका वाले मैप अच्छे से देखो, और स्पेशली इथियोपिया में कौन से बहुत अलग अलग रीजन है, तो हर बार घुमा फिर के अफार पूछ दिया, विजिट मतलब बस वीजा लेना बाकी है, जान से हम सब है, तो वो देख लेने से बहुत ज्यादा फायदा होगा। नाइस। तो ये सब तैयारी चल रही है सेकंड अटेम्प्ट से पहले की, ये पीक पे पहुंच रही है, मतलब जहाँ पे 1972 तक जाया जा रहा है। यस सर, यस सर। नहीं 72 तक नहीं गए थे सर हम। नहीं सेकंड अटेम्प्ट में चले गए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हमने मेजरली पीवाईक्यूज अच्छे से अच्छा ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में करा था, फिर ऑब्वियसली वो सिर्फ एक बार आप बिल्ड कर जाते हैं ना सर, का बेसिक्स अच्छा हो गया, तो प्रीलिम्स से हमें यही लगता है कि स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेंस ये वाली पता था कि इस पे फोकस करना है, लेकिन प्रीलिम्स से स्ट्रेटजी फिक्स किया। और एक और क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स में कि स्टैटिक वर्सेस करंट अफेयर्स, यस सर, जिसमें मेरा रिकमेंडेशन था स्टैटिक। बिल्कुल सर, स्टैटिक ही है सर, स्टैटिक ही गेम चेंजर है। अगर आप स्टैटिक हाँ पीवाईक्यू करें, क्योंकि करंट तो सर वो पूछते तो वो कुछ भी पूछते हैं, और अगर जो आता है वो सबको आता है, सबको आता है, वो इसी वाले सब लागू होंगे, उसको कर लेंगे, और जो टफ होगा वो किसी को नहीं आता, चाहे कुछ भी कोई भी मैसेज ऑर्गेनाइजेशन कौन पढ़ रहा है, मतलब कोई मैगजीन नहीं है, इस बार वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, वो आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, वो पीवाईक्यू से आप समझ जाओगे उनकी साइड की। स्टैटिक से 55 to 60 क्वेश्चन आने हैं, वहां पे आप बेस बनाओ कि यू आर एबल टू कन्विंसिंगली आंसर 40-45 क्वेश्चंस, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू, और फिर बचे हुए 35 करंट अफेयर से आपका 10-12 हो जाए 35। वो तो है। और सर ये साइंस एंड टेक में भी यही है कि सब बोलते हो करंट पे आता है, लेकिन वो सर कॉन्सेप्चुअल होता है बहुत ज्यादा, कुछ टॉपिक बार बार रिपीट होता है। साइंस एंड टेक में आप लोगों के साथ एक अलग एस्पेक्ट भी है ना, हमें ज्यादा समझ में भी अच्छे से इजीली आता है, यू हैव स्पेंट मोर टाइम विद साइंस, तो यू आर नॉट द राइट पीपल फॉर दैट। हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आप लेते जाइए, इन लोग की बातें नहीं सुननी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो ये जैसे कि फॉर द सेम रीजन व्हेन आवर स्टूडेंट्स कम फ्रॉम सेंट स्टीफेंस और ये क्या बोलते हैं लेडी श्री राम मिरांडा हाउस, अब इन लोग के लिए तो पॉलिटी इकोनॉमी और ये सब तो बहुत ही नेचुरली फ्लो करता है ना जी, मतलब ये कोई बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादातर बच्चों को जो स्टूडियस हैं, तो वो सेम थिंग मुझे लगता है साइंस एंड टेक में आप लोग साथ दिया ने। और फिर सेकेंड अटेम्प्ट प्रीलिम्स में यू गाइज वर बेटर प्रिपेयर्ड,
you had done more hard work, and you were also mains ready by now, यस and then prelims नहीं हुई. नहीं होता और भी सर मेरा तो सीसेट के चक्कर में नहीं हुआ. और वो जैसे prelims दे के आए तो क्या आइडिया लग गया था कि नहीं? हाँ मतलब मैं CS पेपर दिया बहुत खुश कि भाई मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन उस साल कुछ तो गांडी कोटा कैनियन करके क्वेश्चन आया था वो मैंने सही कर दिया था. वो एकदम रैंडम क्वेश्चन सही कर बहुत खुश हो गया था. मेरे लिए आया था, तो याद है हर बार लगता है कि 2 में तो मेरे लिए आया. मैं गया सबसे पहले देखा आंसर कि भाई ये आंसर है कि नहीं है. वो निकल गया मैं बहुत खुश हो गया. इंडिकेटर क्वेश्चन था. सो मैं उसके बाद फिर सीसेट था तो मैं ना 2 घंटे देकर आना है बस फिर सही है. पर आई थिंक पेपर देते देते कुछ तो वहां पे पेपर साल टफ हुआ थोड़ा काफी गलत पेपर टफ हो गया. एंड उस समय एक्चुअली में प्रॉब्लम ये थी कि उस समय मैं सीसेट प्रिपेयर नहीं करके लग रही नहीं थे सर. अब बस थोड़ा क्वेश्चंस लगा लेकिन फॉर ग्रांटेड लेके चलते. लेकिन फॉर ग्रांटेड है कुछ करना ही नहीं, करने की जरूरत नहीं है. कॉम्प्रिहेंशन में कभी फोकस ही नहीं किया. जितना आएगा आ जाएगा लेकिन कौन से तो हम निकाल ही रहे हैं. मुश्किल मैथ्स और एलआर मैथ्स एलआर से निकल ही रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. वहां पर मैंने बहुत सी मिस्टेक्स की और उसके चक्कर में मेरा पूरा वो सीसेट चले गया. तो वो मुझे बहुत ज्यादा सबसे बड़ा सेटबैक वही लगा था मेरे लिए. तो और सानिया तुम्हारा? मेरा तो सर जीएस नहीं हो रहा था. दूसरी बार नहीं हुआ इतना अच्छे से. सोचती थी पढ़ती तो मैं भी वही हूँ, क्वेश्चन तो मैं भी वही करती हूँ, फिर होता नहीं है. पर हाँ बाउंड्री लाइन था पर नहीं हुआ. नहीं सर पर सेकंड अटेम्प्ट में एक बहुत मेजर रीजन है 75 अटेम्प्ट किए थे सर क्वेश्चन. ये मेरा तो पता नहीं सर मैं क्यों कर रही थी ये चीज. लो अटेम्प्ट. और उसके बाद तो फिर मुझे उसके बाद तो मुझे लगा कि ये यूपीएससी नहीं दे रही हूँ मैं. नहीं जैसे एक तो जैसे शशांक का जब एक बार आप मीन्स लिख लेते हो ना तो वो 1-2 साल के लिए ना मोटिवेशन या कह लो कि एक वो मतलब फ्यूल का काम करता है कि चलो ठीक है आगे बैड लग रहा होगा. बट इन योर केस इट वाज ट्वाइस इन अ रो. हाँ सर. सो इट वाज लाइक रिटन ऑन द वॉल कि दिस इज नॉट फॉर यू. क्योंकि 2 अटेम्प्ट में कमिंग फ्रॉम सच अ गुड बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड और अगर आपका 2 बार में प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो नाना जी को तो आपको बेदखल करेंगे अपनी संपत्ति से. तो फिर अब क्या पैकअप हो गया था तुम्हारा सेकंड ईयर? मेरा तो सर मैंने घर गई थी पैकअप रेज्यूमे मुझे भी बड़ा शॉकिंग लगा था कि मतलब मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि यू गाइस आर मतलब गॉन मतलब डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सीन. यस सर. मैंने बात हुई थी एंड शी सेड कि आई एम नॉट देयर ऐसा एंड यू वर हियर. नहीं सर मैं यू वर आल्सो देयर. मुझे याद है छत्तीसगढ़ में यार तुम दोनों लोग घर चले गए. मेरा तो सर रेज्यूमे बन गया था, एप्लीकेशंस डल गए थे. उसके बाद मेरी बात हुई शशांक से. इसका तो था फ्यूल अभी बचा था कि नहीं तो भाई सही लिखा है ना तो 1-2 अटेम्प्ट तो रहेगा. तो मैंने 2 बार लगातार लिख दिया ऐसा. नहीं फिर भी सर मैं आई ORN आई वापस तो ऐसे था चलो ठीक है पढ़ के देखते हैं. जॉब एप्लीकेशंस चलाते रहेंगे साथ साथ. पर वो पढ़ने लग गए तो फिर हमें लगा कि नहीं तो प्रीलिम्स मतलब जिस दिन आए उसी दिन या वेट किया हुआ जैसे रिजल्ट तक नहीं रिजल्ट तक तो घर रहे सर. नहीं जीएस का पता नहीं चलता ना सर. नहीं पता क्योंकि इतना भी कम नहीं रहेगा कि आप इतना कम नहीं. बॉर्डर नहीं था दोनों पिछली बार भी बॉर्डर नहीं था. मतलब कैलकुलेट कर देते उससे जो बॉर्डर लाइन आते थे तो कम. हर आंसर दी में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है तो आदमी हमेशा वो सबका मैक्सिमम पॉजिटिव ही रहेगा भाई. और हम एस्पिरेंट्स एक और ये टिपिकल मिस्टेक करते हैं मैंने देखा है कि जैसे एक कोचिंग एज से आंसर की मिलाई करेक्ट उसने वो 10% गलत बनाया तो सबके सही वाले और एवरेज ज्यादा कर ले तो हो रहा था मेरा कोचिंग से आ रहा है उससे आ रहा है सबके गलत सबके नहीं देख रहा है सही बात सबके देख रहा है. वैसे लगता था कि 1-2 नंबर से छूट रहा है. हर बार मेरा प्रॉपर 6-7 नंबर से छूटता था और मुझे समझ आ गया था कुछ तो मेजर मिस्टेक है जो मैं नहीं ग्रैस्प नहीं कर पा रही. तब उसके बाद से पूरे साल हम मेंस की तैयारी करते थे. जब हम दोनों का नहीं हुआ था तब हमने एंथ्रो बिल्ड किया. पर मुझे याद है एंथ्रो बिल्ड करते करते भी मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चलता था कि यार इस साल प्री हुआ तो क्या. तीसरी का अपोजिट. हाँ, तो मैंने सर बैगेज हैंडल करना बहुत अपने आप से बहुत मुश्किल नहीं. मैं तो बहुत डरी हुई थी सर कि इस बार तो पता नहीं कैसे करूंगी. शशांक तेरा तो हो रहा है मैं जॉब अप्लाई करूंगी इस वाले प्री के बाद. पर मैंने से व्हेन यू वेंट होम यू वेंट पैकिंग ना कि भाई अब नहीं करना ही या तब थोड़ी होप थी सर. रिजल्ट के बाद पूरा पैकअप हो गया था कि रिजल्ट या पैकअप हो गया. तो फिर वो पैकअप के बाद वो बाउंस बैक कैसे हुआ? वो तो सर हम लोग बात तो करते ही थे. शशांक का फ्यूल बचा था तो कंप्लीटली तो बाउंस बैक ऐसे सडनली तो नहीं होता है. राइट. लगा कि हाँ ठीक है साथ में एक बार शशांक के साथ फिर से पढ़ती हूँ जॉब अप्लाई करती रहूंगी. पर आई तो कंप्लीटली फिर पढ़ाई पे स्विच हो. सो यू आल्सो केम बैक फ्रॉम देयर. ही वाज श्योर कि करना ही कि हाँ मतलब अभी तो एक बार और दे सकते हैं आराम से. मैं तो उस समय ऑप्शन चेंज करने का सोच रहा था. मैंने बोला ये जो पता नहीं होगा जी बिल्कुल. बट ये लग रहा था मुझे कि यार एक अटेम्प्ट तो दे देते हैं अभी साथ में देख लेंगे कर लेंगे एक बार और 1 साल और करके देखते. क्योंकि मेरे को मैं एक्चुअली होपफुल ज्यादा हो गया था कि भाई 1 साल पूरा हो जाएगा उनको. क्योंकि अभी तक हम मेंस फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं. वही फाइनली हमें टाइम मिला था. हमको लगा कि यार अभी ना जब वो ब्रेक मिला तब हुआ था. तो अब आप गो बैक एंड रिफ्लेक्ट
कि दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड। सबसे अगर रानी ये सब प्रीलिम्स निकल जाता तो वो फिर हम उसमें अटके रहते साइकिल पर आई थिंक हमारी सबसे सिस्टमेटिक पढ़ाई उस टाइम यस सर हमने बहुत मतलब अच्छे से करते आई थिंक लाइब्रेरी भी हमने उसी साल में ज्वाइन करी उससे पहले हमने कभी लाइब्रेरी गए नहीं है हम रूम पे पढ़ाई करते थे बट हम उस साल प्रॉपर लाइब्रेरी जाते थे उस समय तो लाइब्रेरी चलती थी मतलब लाइब्रेरी जाते थे हम प्रॉपर 5-6 महीने लाइब्रेरी गए तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई हो रही थी पढ़ाई ज्यादा करना है हाँ फिर ज्यादा उसके नहीं नोट्स बनाए हाँ अच्छे से नोट बनाया हमने लिटरली एंथ्रोपोलॉजी का हाफ नोट जिसने बनाया हाफ नोट्स बने क्योंकि बहुत डिटेल में जाकर फिर एक्सप्लेन करते थे एक दूसरे को तो फिर जब ये डिसाइड किया कि अब ऑप्शन को नई तरीके से रीबिल्ड करना है राइट फ्रॉम स्क्रैच तो वो जो पुराने नोट्स हटा दिए और अब ये होगी राइट फ्रॉम स्क्रैच करेंगे वो कैसे किया? हाँ तो सर इसका तो ये था कि सबसे पहले जितने भी टॉपर्स हैं दूसरे टॉपर्स का भी स्ट्रैटेजी देखा क्या कर रहे हैं तो उस समय ऐसा था कि जितने भी टॉपर्स हैं आप उनके नोट्स उठाओ और सबके नोट्स का कंपाइलेशन करो जो जो इंपॉर्टेंट चीज है तो हम क्या करते थे कि मैं 3-4 टॉपर को उठाता था साढ़े 3-4 टॉपर को उठाती थी और जो टॉपिक्स बांट लेगी नहीं सोशो कल्चर के अंदर सोशल कल्चर या भाई ये वाला टॉपिक तू देख रही है मैं ये वाला देख रहा हूँ तो उसका टॉपिक का जो भी चीज है उसको एक बार समझ लिए एक बार अच्छे से इग्नू से देख लिए या इधर से देख लिए फिर कोई टॉपर्स के मेजरली एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा फंडा स्टार्ट चलता है कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ही अपने नोट्स बनते हैं तो जो जो बीवाईक्यू में क्वेश्चन आए हुए हैं वो आप क्वेश्चन लिखते हो उसके आंसर्स बनाते हैं क्योंकि उस तरीके से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो रैंडम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से अच्छा उससे अच्छा पीवाईक्यू उठाओ उसी के और वो टॉपर्स भी वैसे ही बनाते हैं तो हमारा यही प्लान था कि भाई ऐसे ही करेंगे हम तो हमने वही करा और अच्छे से हमने इसके नोट्स बनाए ऑब्वियसली बहुत टाइम टेकिंग था क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट भी समझना था हम 2-3 टॉपर्स के आंसर्स पढ़ते थे फिर देखते थे क्या अच्छा है उसमें फिर दोनों का मिलाकर एक अपने नोट्स में डालते फिर डिस्कस करते थे सर और कई बार क्या होता था हम बस पढ़ लेते थे कि ये स्टडी है जैसे स्टडीज कोट करनी होती है मैंथ्रो में और हमें लगता था कुछ तो अधूरा है तो हमने तब टाइम दिया उस पे हम स्टडी को सर्च करते थे उसको समरी देखते थे जिस क्या क्या है exactly? यूजुअली वैल्यू एनरिचमेंट खुद से क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा ना फिर वो ये तो आप रट नहीं सकते ये सारी चीजें डिस्कस करते थे चूंकि प्रीलिम्स बहुत दूर था तो वो एक मेंटल स्पेस भी फाइनिंग थी से मैं कि अगर केस स्टडी पे 2 घंटे लगा भी दिए कोई फर्क नहीं होगा इमीडिएटली सो नाइस वो चीज और कोई मतलब टीचर का कोई रोल नहीं था टीचर हमने नहीं लिया था सर इस वक्त तो नहीं था हमने इस वक्त तक सोचा था इट वाज लाइक सेल्फ डिसिप्लिन अभी केवल खुद से करके देखो खुद से ही करके देखते हैं एंड यू डिड नॉट रेफर टू एनी बुक जैसे बहुत सारे लोग ऐसा तो वही होता है सर या तो एम्बर इंपॉर्टेंट कुछ चीजें तो पढ़ लिया उसमें से ऐसे पूरा A to Z वर्ड टू कवर नहीं तो पढ़ा बहुत ही प्रिसाइज और जो द टॉपिक है तो उसको पढ़ लिया अगर जरूरत लगे मतलब पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है टॉपर के नोट्स हाँ हाँ उसके बाद फिर हाँ यस तो आप लोग के नोट्स कहाँ हैं हमारे वास्ते हाँ अच्छा आप पब्लिक नहीं करेंगे करेंगे सर वक्त आने दे अभी नहीं करेंगे अभी तो नहीं कर सकेंगे इसमें नहीं मतलब वही बात होगी एक बार वंस यू आर डन देन पे ऑब्वियसली दैट मेक्स सेंस बट बहुत सारे लोग दे विल सीक आउट टू योर नोट्स क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे टॉपर्स के नोट्स हैं प्लस आपका उसमें इन्वेस्टमेंट है सो एक वायरल पीडीएफ जल्दी आने वाला है तो मार्केट में वो टेलीग्राम पे आ गया ना वो शशांक सानिया सबमिट टेलीग्राम बनाया चलो वैसे ओह नाइस यस सर कभी तो सोचा था सर पे ये टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है CSE in life unfiltered प्लीज गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो आपको 200 व्यू मिल जाएंगे मतलब सर थैंक यू फॉर द वायरल कंटेंट सही है यार तो फिर ये तो फिर लेकिन जैसे मेंस की तैयारी में घुसते हैं अब जैसे बाय दिस टाइम मुझे लगता है एंथ्रोपोलॉजी में मजा भी आने लग गया है एक टाइम पे सब अभी अब आया ना तीसरे साल में मजा आ रहा है तो सर हम थोड़ा सोचने लगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरीके से कि अच्छा सोसाइटी ऐसे होती है ये हायरार्की में ऊपर हायरार्की कैसे चेंज हो रही है क्या और पूरा एकदम अच्छे से फील लेके कर रहे थे अब बस रट नहीं रहे थे अब तो हाँ तब इंटरेस्ट आता बना एंथ्रो अच्छा लगने लग गया फिर थोड़ा मेरे अंदर डर था वैसे क्योंकि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे तो मेरा पहला अटेम्प्ट में मार्क्स नहीं आए थे ना तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रहता ही है कि भाई तो इस टाइम पे टेस्ट लिखने चालू कर दिया था थोड़ा थोड़ा टेस्ट लिखे थे पर ज्यादा नहीं लिखते थे हम 3 घंटे के नहीं लिखते थे छोटे छोटे टेस्ट देते थे वैसा क्योंकि यहाँ ये भी एक गलती बोलूंगा वो टेस्टिंग तो प्रॉब्लम रही है तो जब भी टेस्टिंग हर बार की लिस्ट राजी तो हम नोट्स हमारी मेजर इशू है नोट्स ही और ये गलती हम लोगों ने भी की तो वो मुझे पता था कि गलती तो ऐसा नहीं करनी नहीं होती हो जाती है सर वो गलती से एक्चुअली क्या होता है ना मुझे ऐसा लगता है कि एक देखो बेंट ऑफ माइंड भी कोई चीज होती है जो चीज आपको अच्छी लगती है ना वो उसमें इनर्शिया आ जाता है यस सर एक वही है सर तो अगर देखो ना जिन लोगों को जैसे आप लोग हो ना यू आर सेलेक्टेड यू हैव बिकम ऑफिसर्स बट अंदर एक एकेडमिशियन बैठा हुआ है तो आप ये फील करोगे कि सर्विसेज में अंदर जाने के बाद भी
डिपार्टमेंट में जब ऑप्शन आएगा ना, तो जैसे आप चूज वही डिपार्टमेंट करोगे जहाँ पे मतलब कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई चलती रहे, काम धंधा चलता है, वो वाला एक बेंट ऑफ माइंड रहता है। तो ठीक है यार, लाइफ में आप जो चीज अच्छी नहीं लगती वो कैसे कर सकते हो, और टेस्टिंग कई लोगों के लिए नहीं नेचुरली आता है, तो वो चीज तो है, दैट्स अ प्रॉब्लम। लिखना तो मुझे मेरा कभी ऐसा फ्लेयर आ नहीं रहा नहीं रहा है, ये तो हम लोग की एक मेजर प्रॉब्लम है यस सर, साइंस से और मैथ्स। यूजुअली होता है सर, लड़कियों को मुझे लगता है थोड़ा फायदा तो होता है, अच्छा आता है वो थिंक नेचुरली वो एक है फेयर कि भाई लिखते क्योंकि ये लोग सुनते हैं ना दूसरों की बातें। तो जब जैसे हम लोग, मुझे तो याद है कि 9, 10, 11, 12 में मुझे नहीं लगता कि कोई होमवर्क कॉपी भी होगी मेरी, मुझे तो बहुत सारे साल यस सर, हमारे तुम लोग बहुत यंग हो तो मे बी उस टाइम तक स्कूल करिकुलम बहुत चेंज हो जाता है, बट सीबीएसई बोर्ड में तो इतना नहीं, आईसीएसई टाइप लोड रहता है, तो एक कॉपी रहती है बस, कुछ पढ़ना तो होता है, और जब तैयारी करने लग जाते हैं तो फिर तो बोर्ड क्या छोटी बात है, आई एम गोइंग टू आई, तो अलग ही पढ़ाई होती है, अलग ही पढ़ाई थी। तो ये जब एंथ्रोपोलॉजी का शुरू हुआ तो फिर वो प्रीलिम्स वापस से कि अब उस समय तक मुझे याद है कि दिस इज फुल फाइनल अटेम्प्ट। ऐसा अब तो सर हाँ, थर्ड अटेम्प्ट तक तो मैंने सोचा ही था सर, 3 अटेम्प्ट दे देखिए और ये वाला अटेम्प्ट तो मैं फाइनल अटेम्प्ट है मेरा, इसको तो अच्छे से करना है, इसलिए हमने प्रीलिम्स इस बार जनवरी से स्टार्ट कर दिया। हाँ, और उसका इस बार यार बस अब यार इसमें नहीं लेना है, इसका नहीं लेना, मेन तो हम तैयार करा लेंगे। हाँ, अब जनवरी फरवरी से हमने लिटरली अच्छे से एकदम टाइम लिया था, तो हमने बहुत अच्छे से टाइम लिया था, लिटरली हमने 3-4 महीने दिया उसमें, और जो जितनी भी छोटी छोटी चीजें थी जो कवर नहीं हुई थी पहले अटेम्प्ट्स में, वो हमने कवर की। क्या क्या चीजें नहीं कवर हुई थी पहले, जैसे सर ये अफ्रीका वाला जो मैं आपको बताया था, वो नई चीज नहीं किया था हमने अच्छे से, वो किया अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे मैथ्स वाले पार्ट तो हमें छूट ही गए थे। नहीं, और सर करंट होता है जैसे, तो करंट में नहीं, करंट क्या पीवाईक्यूज होते हैं, तो पीवाईक्यूज में पॉलिटी के हो गए, इकोनॉमी के हो गए, मेन सब्जेक्ट्स के हो गए, बट वो जो रेजिडुअल पीवाईक्यूज है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, ये नेशनल इनिशिएटिव स्कीम्स, वो सब हम कभी देखते ही नहीं थे, हमने अच्छे से देखे, एनालाइज किए, ट्रेंड आइडेंटिफाई किया होगा कि कहां से क्या, कुछ ऐसे छोड़ा नहीं इस बार। और फिर दिया। यस सर, दोनों ने दिया, और इस बार सर मतलब उस साल तो कट ऑफ बहुत ही सडनली कम हो गई थी, अब हमने सीसेट भी हो गई थी, 84 थी ना, 75। इस बार तो सर सीसेट हमने बहुत मेहनत, बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा सीसेट लास्ट ईयर था तो मैं बहुत डर में था कि भाई इस बार तो सीसेट कट ही नहीं सकता मेरा, तो मैंने लिटरली इस सीसेट में मैं बताता हूँ कि मैं दिसंबर से मैंने एक पेपर पीवाईक्यू का पेपर लगाना स्टार्ट कर दिया था, कि मैंने सोचा कि दिस इज द मेथड जिससे मेरे मार्क्स आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने फुल प्रूफ बनाया कि भाई कैसे आना ही चाहिए इसके मार्क्स, और क्वांट में जितने भी टॉपिक थे, सान्या को अच्छे से आता था, बहुत सारे क्वांट के टॉपिक्स वो अच्छे से मुझे बता देती थी, एलआर आ जाता था हम दोनों को। हम क्या करते थे, क्वेश्चंस थे जैसे नंबर सिस्टम वाले, मैं कहती थी यार शशांक की 1+2+3 वो आते हैं ना क्वेश्चंस अपने बेसिक से, उसके कुछ बेसिक फंडे हम समराइज करके रख लिया हमने, फिर हम खुद ही सोचते थे अब इस क्वेश्चन को कैसे कोई लेवल अप कर सकता है, और बहुत अच्छे से, और हम लोग पेपर देखे तो आपके सर मैं कोचिंग में मार्क वो भी करती है ना, क्वेश्चंस बनाती है सीसेट के, तो और जितना टफ बना सकते हैं, एक तो बहुत टफ, अभी मेरे सोचा बोला करके देखना था सब, पर हाँ वो करते थे सर हम, और सरप्राइजिंगली सीसेट आया टफ, और हमने लेवल अप जैसे किए थे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न में, उसमें भी पीवाईक्यूज में सर मैटर करता है, सीसेट में भी, उसमें भी कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, पूरा से उसी को डेवलप, हम पहली बार समझे उसको कि ऐसा भी होता है। हमने 23 में लिटरली पीवाईक्यूज में गए, सीसेट कभी हमने इतना फोकस ही नहीं किया था, बट इस बार हम लोग वापस पीवाईक्यूज सीसेट के पीवाईक्यूज में गए, जीएस में तो कर ही रहे थे, लेकिन सीसेट के पीवाईक्यूज में करे, और सर एंड में रिवाइज भी करके गए पीवाईक्यूज की, यार अब ये नहीं कटना चाहिए, हमें तो ऐसे था कि अब ये अटेम्प्ट हमारा सर वो मेक और ब्रेक अटेम्प्ट, मेक और ब्रेक आप, क्योंकि अगर उस अटेम्प्ट में आपका नहीं होता प्रीलिम्स, Yes, sir. तो बैक पैकिंग फिर वो इनरिवर्सिबल प्रोसेस होता, वो घर वाले भी नहीं लेवरेज देते कि भाई अब तुम लोग करो, अब चलो। नहीं, हाँ सर, हम खुद ही नहीं देते, और जीएस में भी सर जैसे ठीक है वो स्ट्रैटेजी तो चेंज नहीं की थी, पर बस ज्यादा अच्छे से जितने भी इसमें- गैप्स थे उसको फिल इन कर, इसमें मतलब मुझे लगता है कि मेन रोल जो है वो सानिया की, तुम्हारा राहुल, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस इसमें पूरा सर इसमें मेरा था कि मेरे को लगाना है एक्स्ट्रा, तो मैंने अपनी एक्सेल शीट बनाई 2, हाँ ये बहुत अच्छी चीज थी, और बहुत ही एग्जॉस्टिव, मतलब मेरा वो एक्सेल शीट लैपटॉप पे एक टैब खुला ही रहता था, कि बीच में मैं क्या करती थी, मैंने हर क्वेश्चन में कैटेगराइज किया कि मैंने उस वक्त कैसे सोचा था, मैंने ये क्वेश्चन मतलब मैंने अच्छे से वो भी किया कि डिडंट स्टडी, या स्टडीड वंस, स्टडीड वेल, या रैंडम क्वेश्चन है कुंट स्टडी, तो ये आता ही नहीं है पढ़ने में, ये तो 2 महीने से बाहर है। फिर उसमें क्या गलती हुई, कई जगह की प्रेजेंस ऑफ माइंड सही नहीं, कई जगह ऐसे कि सही रूट पे दिमाग सोच रहा है पर कॉन्फिडेंट नहीं है, एक एक चीज पे मैं उसमें से एक दिन में तो शशांक को भी सारा मुझे बताने को आता नहीं है कि हाँ ये गलती तू कर रही है, बीच बीच में अरे सानिया वो वाले क्वेश्चन में तूने ये नहीं सोचा था क्या, ये नहीं सोचा था, पूरा मैंने कंपाइल किया था, ये मैं पूरे साल से कर रही थी, और मैंने बहुत उसको इवेंट ऑफ माइंड या एप्टीट्यूड है वो एमसीक्यू में बेटर था, तो वो मतलब यू ट्राई टू ट्रेंड एनालिसिस या वो माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर में कहती थी यार ऐसे नहीं ऐसे भी तो हो सकता है, बट देन उसने मुझे एक चीज बहुत अच्छी बताई थी
कि तू मत सोच आउट ऑफ द लीग, तू सोच 80% लोग क्या कॉमन लॉजिक लगा के चीज मार्क कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सही बैठता है। सर वो ओवर थिंकिंग गलत करती है, आई थिंक गलत करती है। अगर वो बहुत करती थी, क्योंकि यूपीएससी में ये लोग ओवर थिंकिंग करके बहुत सारे और चीजें गलत कर लेते हैं। ओवर थिंकिंग करते हैं। हाँ, सिंपल करो। जैसे साइंस मैंने यही 2022 में भी सीखा, साइंस एंड टेक में मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया और 3 मार्क कर रहा हूँ मैं 182 मार्क कर रहा हूँ, ये मार्क कर, मैं फिर सोचा यार उसके चक्कर में मेरे मार्क्स भी सबके आंसर ऑल 3 थे। बहुत सारे के आंसर ऑल थे। अगर आपको सिंपल नहीं है और जनरल क्वेश्चन है जिसमें कुछ आपको एक्सट्रीम नहीं दिख रहा उस स्टेटमेंट में, तो आप ऑल 3 मार्क करो, क्यों दिमाग लगा रहे हो एक्स्ट्रा? तो यही करते हो और वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो यही हमें था कि ओवर थिंकिंग नहीं करना है एग्जाम कर में। लिया था इस बार, मतलब सब और आउट कर दिया। पेपर तो टफ भी आया ना बहुत, इस प्रीलिम्स के पहले नींद आती थी 1-2 दिन। एक आ जाती थी सर, मुझे नींद का मुझे नहीं प्रॉब्लम होता से प्रीलिम्स में इतना प्रॉब्लम नहीं, नींद वाली प्रॉब्लम इतनी होती नहीं है। नहीं होती थी आराम से। 2022 में 2022 में हुई थी थोड़ी सी, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लग रहा था यार पता नहीं, मतलब 2021 में भी नहीं हुई थी, 2022 में प्रॉब्लम हुई कि वो इसको कर लेते ओवर थिंक कर लेते कि यार पता नहीं कैसे होगा ये सब, रात भर नींद नहीं आई थी। तो फिर फाइनली प्रीलिम्स हुआ और फिर शाम को आइडिया लग गया कि दोनों का निकल गया। सर इस बार तो हमारी 101 का है, 75 कट ऑफ थी 100 और दोनों के सही हाँ शॉट, सही अब तक। तो बहुत ज्यादा अच्छा कट ऑफ था। मैं पता था कि तो शॉर्ट निकल रहा है भाई। आगे पीछे तो बैठे नहीं होंगे ये पता चला वो तो सरप्राइजिंगली सेम मार्क्स आए थे सर। नहीं, वो ही एक प्री था जो हमने अपनी होम टाउन से दिया था दोनों ने। हाँ, हम लोग हर बार दिल्ली से देते थे। अच्छा, सो यू वर एट योर होम टाउन हाँ, एंड यू वर एट योर, बस फॉर गिविंग द प्रीलिम्स या एक दिन पहले गए थे बस। अच्छा तो फिर तो सेम ही है लेकिन हाँ फिर तो इंडिपेंडेंट तो दिन का हमने मैनेज कर लिया था। वो कॉल पे थे फिर। सो भी कॉल पे थे कि भाई मैनेज कर ले, तो एक दिन के लिए तो कर लेंगे। उससे पहले एक दिन पहले मैं ये भी सोचा था यार डिसीजन सही लिया है कि नहीं लिया घर पे जाकर एग्जाम। क्योंकि लास्ट में तो सपोर्ट बहुत ही आवश्यक हाँ, है, हाँ। क्योंकि जो ब्रेकडाउन्स होते हैं वो तो उस लास्ट के 7 दिन में होते हैं। ब्रेकडाउन मुझे याद है, हम जा रहे थे उसके पहले 1 घंटा हम हिस्ट्री रिवाइज कर रहे थे ना, तो बैठ गए। क्रिप्स मिशन वगैरह वैसे ही मेरे को बनता नहीं था, वो ज्यादा याद होता नहीं था। बहुत टेंशन हो रही कि अब जा रहे You are putting your image at stake, but relieving a lot of students as well. पर ठीक है सर, वो वही था। पर और उसके ऊपर से ये स्ट्रेस, अब जा रहे हैं डबल डेकर में बैठ के पढ़ रहे हैं, और ठीक है मैनेज कर लिया था। मैनेज कर जाता हमने। फिर ड्रिंक्स देके कांग्रेचुलेट किया कि भाई जोड़ लिए है। हमने क्या हुआ था सर, जैसे ही पेपर दिया ना हम हंस रहे थे कि ये तो पेपर भाई कटो तो गई पीछे बहुत, क्योंकि इतना टफ पेपर आया था। अरे 3 में ये बहुत पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था पेपर, तो मुझे समझ में था कट ऑफ तो पीछे जा रही है। तो ये था कि भाई सीसेट देखते हैं, सीसेट अगर अच्छा चलेगा तो बहुत चांसेस है कि हो जाएगा। मुझे तो ये लगने लग गया था दोनों का, दोनों केस में। तो मैं इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहती सर, चेक करने के बाद ही रिलीव होती हूँ, ये बोल रहता है। तो शाम को चेक कर लिया। मैं करता ही कभी नहीं करती। हाँ अच्छा, you never, नहीं मैं so you put the pen स्कैन करके कर ले and he will do it. क्योंकि मेरे को नहीं रुक जाता, मैं ऐसा रहती कि भाई चेक कर लिया ना, एक क्वेश्चन देख लिया, दूसरा क्वेश्चन देख लिया, धीरे धीरे करके एक दिन अगर लेट से वो शाम तक नहीं भी चेक किया, दूसरे दिन तक मैं शाम तक तो चेक करके दोनों का रख लेता हूँ कि भाई इतने आ गए, ये एक रेंज आ गई, रेंज आ गई है, अब इसमें आएंगे अपने मार्क्स बस। और रेंज हमेशा मीट होती होगी। हाँ हो जाती है, मतलब ऑब्वियसली ऑल 10। सर वही जो रेंज रहती है ±3-4। और फिर ये होता है कि आप चलो आप फाइनली वी बोथ आर राइटिंग मीन्स टुगेदर क्या फर्स्ट नहीं। इसमें एक और ट्विस्ट है सर, मेरा सी साइड मैंने अच्छा दिया था, बट सी साइड में मैंने ना पेपर एक एक्चुअली में एक कोई तो कोचिंग का मैंने आंसर की देख लिया, उसमें बहुत ज्यादा गलत था, आई थिंक वो कोचिंग का ही गलत था। तो मुझे लगा कि यार रिजल्ट मेरा वापस ही सेट तो नहीं हो रहा है, और मैं डर के चक्कर में मैंने 8-10 दिन चेक ही नहीं किया जब तक रिजल्ट। विदाउट ट्रॉमा सर, फिर तो मैं बहुत डरा हुआ था उस समय पर, मुझे लगा कि यार पता नहीं इस बार अगर कट गया तो बहुत मेजर इशू हो जाएगा। पर सर फिर पता है रिजल्ट आने वाला था नेक्स्ट, उसके 1-2 दिन पहले हमने लिटरली बैठ के हम दोनों ने यानी कि क्वेश्चन का सॉल्व कर जो फेस करेंगे, हमने कहा कोई की नहीं देख रहे, खुद सॉल्व कर रहे हैं, वापस से फेस कर रहे हैं, 4 हिस्से लेके सॉल्व करें ये क्वेश्चन आंसर एक एक साथ में बैठ के हमें पता है कि भाई ये जो है और तो आएगा ही आएगा सर, वन भी सही आएगा। और फिर निकल जाता सर। हाँ, तो फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी इतना कुछ था नहीं, तो फाइनली आए कितने थे? सर 70 70s 80s में ही आए थे सर लेकिन सॉरी चलो हो गया। और उसके चक्कर में सर मेजर इशू हुआ कि 8-10 दिन हमने पढ़ाई नहीं करी। यार पता नहीं सर तो ये वाला इशू थोड़ा सा फिर अब आगे मेंस में भी थोड़ा हुआ, मतलब सारे इम्परफेक्शंस के साथ ही चलती है सर जर्नी। क्योंकि अब 2 लोग साथ में चल रहे हैं सर, तो ये होगा अकेले में हर जगह लगा रहेगा, कहीं सपोर्ट मिलता है, कहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उसके चक्कर में थोड़े पीछे भी जाता हूँ, बट चलते रहते हैं साथ। बट ओवरऑल एवरेज आउट तो हो ही जाता है, स्ट्रेंथ भी होता है वीकनेस भी होता है। तो फिर इसके बाद जब आया फिर फाइनली कि अब चलो फाइनली मींस लिखना है, तो ऑब्वियसली अब तो पहले से तो बहुत ज्यादा इंप्रूव थे क्योंकि पूरा ही साल जी इवेंट किया था मेंस को इनहेल करने है। तो अब कैसे किया इस
प्रीलिम्स से लेके मेंस के बीच में ऑप्शनल कैसे किया, जीएस कैसे किया, क्या किया? तो इसमें तो सर हमने जीएस का तो जो नोट्स हमारे बने हुए थे, थोड़े नोट्स और हमने बनाया जो भी ऐड कर लिए, थोड़े बहुत बच जाते। हाँ, उसके बाद हमने सर वही इस बार आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दिया था हमने स्टार्टिंग में। और पर ये हो रहा था, यहाँ पर एक थोड़ा मिसमैनेजमेंट वाला इशू हो रहा था कि ऑप्शनल तो हम कर रहे थे पर ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था। याद नहीं होता था सर लेते सहने से। और जो साल भर जो मेहनत की थी वो उसका क्या हुआ? लिखी हुई तो थी अच्छा, दिमाग से नहीं थी वो, उस समय नोट्स बनाने पे ज्यादा फोकस था। इतने गजब के इतने सारे वो नोट्स बन गए थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था इस सर हम नोट्स साइंटिस्ट आया, फिर समझ आ नहीं था। अब उसको हमको इतना करना है, शॉर्ट करते तो फिर कर रहे थे शॉर्ट साथ साथ, वही बार बार नहीं कर रहे थे। हाँ मतलब, और इसको फिर भी साथ में कर रहे थे, बट फिर भी उसको याद भी करना है, आपको नोट्स वापस छोटा भी करना है, तो इस पे भी टाइम ज्यादा दे रहे थे आप। पता नहीं, लिखने तक बहुत मुश्किल से पहुंचा। लिखने में एंट्रो में तो हम हमेशा ही पीछे रहे, मुझे लगता है। जीएस हमने इस बार लिखा था इस बार तो मैं डिसाइड कर लिया कि एफएलटीज लिखने हैं। हाँ, फिर भी कम लिखा था मतलब 10-12, 8-10, 8 के अराउंड। अभी पेपर कंप्लीट हो रहा था। पेपर सर ये तो हमेशा इशू रहा है मेरे साथ, तो पेपर कंप्लीशन का तो ये मुझे हर बार फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, सेकंड अटेम्प्ट में लिखा नहीं जाता, थर्ड अटेम्प्ट जब वापस स्टार्ट किया तो लिखना, पेपर कंप्लीशन का इशू हमेशा ही रहा। अटकता ही है सर वो, शुरू में हमेशा ही अटकता है। इस साल लास्ट अटेम्प्ट में भी शुरू में अटकता था, पर करते थे स्ट्रगल कर करके। फिर वो क्या होता है, कुछ टेक्निक लगा के उसको सॉर्ट करना पड़ता है कि फ्रेजेस लिखेंगे, थोड़ी स्पेसिंग अच्छे से रखेंगे, थोड़ा जो भी अपने थॉट्स हैं उनको 10 की जगह चलो थोड़े कम पॉइंट्स में फिल्टर आउट करने की, क्रिस्प करने की कोशिश करेंगे, करके एंड तक आ जाता है वो। मुझे लगता है कि जो मेंस की तैयारी होती है वो बाद में जाके रियलाइज होता है कि जितना पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ना है ना उससे बहुत ज्यादा पढ़ लिया। एक्चुअली मेंस निकालने के लिए पढ़ना बहुत कम पढ़ते हैं, प्रीलिम्स से पढ़ना था, प्रीलिम्स से ज्यादा पढ़ना है। तो प्रीलिम्स से अगर वॉल्यूम कोई प्रिंट करा के साइड में रखे और मेंस का कोई वॉल्यूम साइड में रखे तो बहुत जमीन आसमान का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मेंस में आपका शॉर्ट नोट्स, सब नोट्स रेडी रहेगा ना तो आपको बहुत फायदा। वही आपने जैसे बोले कि अगर अपने इंट्रोडक्शन आपको पता है कि इंट्रोडक्शन है तो आप इंट्रोडक्शन आप रेडी रखोगे, आपका कंक्लूजन आपको 4-5 पता है तो कंक्लूजन आपका पता रहेगा कि यही लिखना है, तो सही रहता है। लेकिन ये चीज़ प्रीलिम्स में होता नहीं, इसलिए मेंस वगैरह पहले से रेडी रहोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। और मुझे लगता है सर कि ये वाला चीज़ हम लोग ने किया था, लेकिन आई थिंक मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया था कि अभी ऑप्शनल। दीदी बस आप चाय बना दो थोड़ा, हाँ चाय अच्छी सी बना देना, बढ़िया जैसे आप बनाते हो भर भर के, क्योंकि बातें सही बनने की एक ऑप्शन तो बस है ना, खाना मत बना दीजिए। तो हाँ सर, मेरे साथ ये बता रहा था कि ऑप्शनल हमने बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा नोट्स बन गए थे, उसको बल्कि थे बहुत ज़्यादा तो उसको कम करना था, तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम दिया। तो आई थिंक यहाँ पर दीदी आवाज़ नहीं करनी, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, तो इसमें मेरे को ये लगने लगा कि यार अभी नोट्स कम करेंगे, लिखिएगा, और इतना टाइम दे दिया है तो हो पाएगा क्या, वो वापस सेल्फ डाउट वाली चीज़ मेरे साथ होने लगी। वैसे ना हमारा एक, मैं बताती हूँ, मेजर ड्रॉबैक जो भाई इस टाइम पे फिर रियलाइज हुआ था, मतलब मुझे हुआ था, मैंने शशांक को बताया था कि इतना भी ऑब्सेस्ड नहीं होना है टॉपर्स जर्नी से। हम बहुत, हमारा शुरू से आपको दिख ही रहा होगा बैन रिफाइन, वैसे ये टॉपर सेंट्रिक, तो ये तो टेलीग्राम सेंट्रिक चलता था। आई वाज लाइक अरे भाई, मतलब इसका इंस्टा, टेलीग्राम, इसका सोशल मीडिया, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाया, मैं टेलीग्राम वही होता है। दिमाग में बन गया था कि यार इतने मॉक्स देके इस तरीके से एंड में एक और रिवीजन करके ही सिलेक्शन होता है, अदरवाइज तो चांसेस ही नहीं है। मैंने कहा तू कैसे कंक्लूड कर सकता है चांसेस नहीं है, और ये डिबेट चलती रही, मेंस आ गया, और मेंस में जाने से पहले तैयारी अच्छी थी हम दोनों की, तभी तो हुआ है सर, कंटेंट अच्छा था। और शशांक का मुझे दिखता था कि ये, मैंने हमारे एक बहुत अच्छे कैंडिडेट दीपक, वो भी इसी साल सेलेक्ट हुए, मैंने उनसे बात करवाई कि शशांक यार आप इसको बताओ, देयर इज नो फिक्स्ड पाथ, पर लेकिन उसके दिमाग में तो सेट था, तो उसको लगता था यार अपन ने मॉक्स नहीं दिए इस साल, कैसे होगा। तो आई थिंक सब विषय मॉक्स नहीं यूज कर गया ये। मुझे ये लगता था, एक तो ये कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंस हमेशा मुझे अंदर से रहा है कि यार ये आंसर राइटिंग वाली चीज मेरे अंदर इतना अच्छा नहीं है, मुझे उसको इम्प्रूवमेंट लाना है, तो मैं हमेशा डर जाता था कि यार आंसर राइटिंग अच्छी हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये प्री कंसीव नोशन भी एक खराब चीज है सर, जो आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस से थोड़ा सा, क्योंकि आप पहले से जज कर लेते हो अपना आउटकम ना कि यार उन्होंने इतना किया था वो बने, मैंने तो किया नहीं है, अब कैसे होगा। हम मींस तो मेंटल स्ट्रेंथ में बहुत ऐसा उस वक्त सोना चाहिए, मेरे को करना ही है बेस्ट। ये तो मुझे इस साल रियलाइज हो गया था, मेंटल स्ट्रेंथ का ही गेम है पूरा। अगर आपने सोच लिया कि आपका वो करना ही हो जाएगा तब कर लो, अगर आपने सोच लिया कि नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ऐसे चांस ही नहीं। हाँ, तो मेरे दिमाग में मैंने कहीं ना कहीं ऐसे लिखते टाइम पे ही मैंने थोड़ा कहीं ना कहीं वो क्या था यार ठीक है लिख देता हूँ, मतलब ऐसा एकदम वो नहीं आ रहा था कि मैं निकालना है इस बार वो क्वेश्चन छोड़े। और जीएस ये हुआ है, वैसा ब्लंडर हुआ है, जीएस में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं,
जबकि मेरा पहले टर्म में पेपर में एक में नहीं छोड़ा था, जबकि शॉकिंग। थर्ड अटेम्प्ट में आके छोड़ दिया। छोड़ रहा हूँ। GS1 मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा, GS2 मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा, GS3 मैंने 3-3.5 क्वेश्चन छोड़ दिया, GS4 में भी 1 क्वेश्चन छूट गया था। तो अराउंड 100 मार्क्स का तो आपका छूट गया, 80 से 100 मार्क्स। तो वैसे ही मतलब आपका मतलब मैक्सिमम मार्क्स ही कम हो गई, काफी पीछे हो गए। बहुत पीछे। एंथ्रो लेन इज द बेटर या एंथ्रो सर ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आती थी तो लिखा तो अच्छे से ही था, बट यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम था कि एंथ्रो का पेपर अब टफ होना स्टार्ट हो गया। मतलब 2023 भी टफ था, 2024 तो छोड़ ही दो, बहुत टफ, 342 तो अब छोड़ ही दो। हाँ मुझे लगता है तेरा ऐसे था कि इसने सर कैसे 1.5 घंटे में कितने क्वेश्चंस लिखे थे उस अटेम्प्ट। हाँ, तो एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलते हैं ना कि यार एक 35 मिनट्स का एक सेट जाता है, एक सेट रहता है, तो 35 मिनट्स में हो जाना चाहिए। जो आइडियल है जो होता है ना, 40 to 45 मिनट्स लग जाता है पहला वाला क्वेश्चन करने में। मैंने उसमें 1 घंटा करा दिया, तो वहीं पे मेरी पूरी एक्शन में थोड़ा गिव अप हो गया वहीं पे कि यार 1 घंटा कैसे लग गया मुझे। और वो ध्यान गया होगा वो सेट कंप्लीट होने के बाद। मैं देख रहा हूँ, मैं 2 बज रहा है, 3 बज गया मुझे एक पेपर जब 1 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट करने में, वही मेरा थोड़ा गिव अप हो गया। और ये दोनों पेपर में हुआ मेरे साथ, पेपर 1 और पेपर 2 में एंथ्रो। इसी चक्कर में मेरे दोनों पेपर में जो 10-10 मार्क करते हैं वो 3-3 2-3 छूट गए दोनों, तो वहाँ पे भी 60-70 का मेरा लॉस था क्लियर पे। और तुम्हारा कुछ नहीं छूटा था? नहीं, मेरा सर छूटा था ऐसे, पर मैंने छोड़ा ही वही था, जैसे 10-10 नंबर के कुछ क्वेश्चन बाउंसर आए थे तो वो छूट गए थे एंथ्रो में, और GS3 में छूटा था मेरा उस साल। तो GS1 को प्रिपेयर करने की स्ट्रेटेजी इस अटेम्प्ट में क्या थी? जैसे कि GS2 कैसे तैयार किया? GS2 का सर हमने पहले जो नोट्स बने थे हमारे ना, उसी पे ही हमने बस उस पर ऐड करते गए। जैसे GS2 में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो गवर्नेंस के जो टॉपिक्स रहते हैं उसके बेसिक नोट्स बना दिए हम सर पॉइंट वाइज नोट्स बनाते थे। इस पॉइंट के ये 4 पन्ने के नोट्स हैं हमारे, सारे हैंड रिटन। हाँ, हैंड रिटन बिल्कुल। और उन नोट्स में सिर्फ सिलेबस का पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, PYQs देखते थे और उसके हिसाब से मतलब ये डायमेंशंस आइडेंटिफाई कर, ये इंश्योर करते थे कि हमारे नोट्स में एक्स्ट्रा चीजें हो ना हो, पर जो PYQs है उनके आंसर्स है होने चाहिए। ये कर लिया था। पर एग्जॉस्टिवली शायद उस अटेम्प्ट में हुआ। इकोनॉमी हमेशा हमारी उसमें कैसे बनाए, मतलब कुछ ऑर्डर रहती है उसमें, कुछ टॉपिक आप कर सकते लेकिन नहीं कर सकते। जैसे नोट्स बनाना है तो उसके लिए क्या रेफर करते थे नोट्स बनाने के लिए? नोट्स बनाने के लिए सर एक तो हमने वो साठिया इसका वो शिविन सर का कोर्स था वो ले लिया था अपने MMP प्लस कुछ तो साल। हाँ, इस साल लिया, नहीं, इस साल लिया था, उस साल तो नहीं रहा। इस साल सॉरी नहीं सर, मैंने एकदम पहले बनाई थी, तब मैंने MK यादव सर सबसे पहले में बनाया था। सर का एक्टिविटी होता है वो खरीदा था, उसको उसी कंटेंट को रिफाइन करके डाला, पर वही नहीं होता था। उसके अलावा हम सब वो एक बेस था, उसके अलावा जो भी एग्जॉस्टिवली सर्च करके ऑनलाइन करके जो आ रहा है 3-4 एक कैजुअली देख लिया शैलो, और फिर जो लगा बेटर है वो उस वक्त। हाँ, और सर ऐसे नहीं परफेक्ट नोट्स बनाने की कोशिश नहीं करते थे। हाँ, 3-4 एग्जाम्पल चाहिए जो खुद को अपील हो रहे हैं, खुद को समझ आ रहे हैं, वो लिख दिए। जो कितने जजमेंट्स लिख लोगे तुम आंसर में, जो खुद को सही से समझ आए वो मेंशन कर दिए। ऐसे करके एक हमने एक चीज मिस कर दी यहाँ पे, टॉपर्स के जो आंसर्स होते हैं ना वो मौजूद, वो मेजर हमारा वो होता था। सो वो एक्चुअली ये मैं बताना भूल गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने यही किया था, टॉपर्स के आंसर्स उठाना चाहिए। शुभम कुमार सर के उठा हाँ, शुभम कुमार सर है, और रैंक 15 जो थी वो प्रिया डागमो, उनका भी उठा लिया। अच्छा, हाँ, इन दो के बहुत क्योंकि वो बहुत अच्छे से लिखते था, उनका एथिक्स का कॉपी देखा था और उसके थ्रू मैं लिखता था बहुत ज्यादा। सिंपल स्टाइल ऑफ, तो सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग और इफेक्टिव लगता था, तो मैं ऐसे उठा के मेरे को लगता था कि ये फॉलो करेंगे तो बैंग ऑन अप्रोच होगी। हमेशा BYQ वाला अप्रोच और टॉपर्स की अप्रोच हमेशा बैंग ऑन अप्रोच तो होती है, तो वही वैसे लेते उससे। हाँ, वही तो ये वाली चीज हमने इसमें भी किया था। हमने टॉपर्स फिक्स कर ली इनका, और उसमें से जो कंटेंट रहता है उस समय श्रुति शर्मा मैम का नोट्स था, कॉपी थी, तो उससे भी करते थे, तो वो भी देखते थे। हिस्ट्री के लिए स्पेशल, तो वो बेंचमार्क बन जाता था कि भाई इस तरह के आंसर होने चाहिए, ऐसे टाइप के होने चाहिए। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा होता था, तो हम लोग का इसमें भी इम्प्रूवमेंट थी, कुछ कंटेंट उठा लिया उसमें से। याद हो गए थे सर, उस टॉपर्स आंसर्स के एग्जांपल याद हो जाते थे। फाइनली लगता था खुद के नोट्स के तो लिख के नहीं आए, टॉपर्स के लिख के आए, वो लिख कर आ गए। किससे फायदा होता है ऑफ कोर्स बढ़ जाता है। तो नोट्स ऐसे ही होता है सर, मिक्स चलता है आपका। वो जैसे हमने पहले उठा लिया QVP और इधर उधर से करा, जो इंपॉर्टेंट चीजें मिल गई उसका कंपाइलेशन कर लिया, टॉपर से कुछ चीजें मिल गई वो उठा लिया हमने, तो वैसे अट करते गए। पूरा मतलब क्राउड सोर्सिंग है पूरी। यस सर, वो हमेशा यही तरीका चला, पहले सब यही चला है, भाई सब यही चला। कोई फिक्स सोर्स तो आप उठा ही नहीं सकते हो, लोग करते, लेकिन हमने थोड़ा सा मिक्स करके कर। नहीं सही है, सबकी अपनी स्ट्रेटजी बात है, वही हम शुरू से वही। यस सर, यस। और फिर मेज दे के फ्री हो गए। यस सर। और अब एक अच्छी बुक फील गुड तो था, मतलब ये ऐसा मेरा ऐसा हो गया था कि अब हो गया टाइम उठा, छोटे थे ना क्वेश्चंस, छोटे था, तो मेरा ऐसा था कि यार आई थिंक UPSC मेरे नहीं है, क्योंकि मेरा पेपर छूट गया है, तो फिर और अब 30 साल भी छूट रहा है। हाँ, 30 साल भी छूट रहा है, तो तो अब मैं 3 अटेम्प्ट सोच के रखो। हाँ, और 3 अटेम्प्ट दे रहा था मुझे, तो मैं तो सोच लिया था मैं नहीं दे रहा अगला अटेम्प्ट। एंड यू स्टार्टेड अप्लाइंग। हाँ, और मेरे घर वाले तो बहुत ही अगेंस्ट हो गए थे कि भाई तू कर क्या है,
एक और दे दे, क्या ही है उसको दे दे। पर मेरे को ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों साथ में कर रहे हैं तो मार्क्स भी सेम ही आएंगे, ऐसा होता नहीं है। तो मैंने सोचा दोनों का बेस नहीं निकलेगा, जब मेरा निकलेगा तो तेरा कैसे निकलेगा। पहले मार्क्स मेंस का रिजल्ट आया, मेरा अपना देखा, मेरे को पता था नहीं होने वाला। सानिया क्या देखा, रोल नंबर किया, आ गया इंटरव्यू कॉल आ गया, इंटरव्यू कॉल आया, हम शॉक। चीटेड ऑन आया कैसे, मैंने सबसे पहले सोचा आया कैसे। फिर मैं 5-10 दिन तक थोड़ा अपने दिमाग को मना ली कि भाई ठीक है 20 मार्क्स ज़्यादा हो गए कट ऑफ से, तो भाई अच्छा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले उसको Yes, sir. वो करते हैं। यस बहुत सारे लोग साथ में प्रिपेयर करते हैं यस एज अ कपल, यस एज अ सपोर्टिंग हैंड एंड टुगेदर दे एंटर इनटू दिस फील्ड लाइक यू गाइस। अब जैसे फिल्म्स निकलना एक अलग चीज़ है, यस अब इंटरव्यू कॉल आना ना आना एक अलग चीज़ है, है ना? उसको कैसे लेता है पार्टनर उस चीज़ को? यस सर। सर वो बहुत ही ग्रे ह्यूमन इमोशन। यस सर डेफिनेटली। मुझे तो, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, मतलब मुझे तो थोड़ा बुरा ही लगा सबसे पहले कि यार मेरा नहीं हुआ, इसका हो गया, राइट। और हम दोनों सेम ही साथ सेम चीजें, सेम का नोट से साथ कि वो कैसे रहा है। मतलब मैं शॉक भी था हमेशा से कि भाई ये पॉसिबल कैसे है। इसलिए तो कहीं ना कहीं मैंने बना लिया कि भाई इसके मार्क्स ज्यादा नहीं होंगे, 10-15 मार्क्स ही ज्यादा होंगे कट ऑफ से, मैंने भी इनफैक्ट यही सोचा सर। नहीं होगा कि मतलब ये बाइंड अप करने के प्रोसेस में थे कि वो आप जो इंटरव्यू आ गया, कॉल इंटरव्यू दे देंगे, देख लो साथ में वो इनिशिएट कर देते हैं। हाँ स्टार्ट कर देते हैं। मैं तो कर ही रहा था, मैं लिटरली 7 इंटरव्यूज दे रहा हूँ, और साले अपनी वाले इंटरव्यू कॉर्पोरेट शुरू हो चुके हैं, कॉर्पोरेट इंटरव्यूज दे रहा हूँ। इनफैक्ट उस साल हमने कैट भी दिया था, हम दोनों ने तो कैट पे भी फोकस कर रहा था मैं कि कैट अगर रोज जा रहे थे उधर से, तो उधर पे भी सोच रहे थे क्या कर सकते। तो मतलब कहाँ से कॉल आया था? सर कैलकाटा से कॉल आ गया था, बैंगलोर बैंगलोर कैलकाटा सबसे आ गया था। तो और यहाँ पे सीसैट नहीं निकल रहा है और वहाँ कैट पे कैलकाटा से कॉल आ रहा है। Are you saying that CSAT has become more difficult than? नहीं सर डिफिकल्ट नहीं, अप्रोच दोनों दिया था सर। क्या डिफरेंस है कैट और सीसैट में? सर कैट में ऐसा होता है, मुझे लगता है, मतलब सीसैट में पहले बताऊं क्योंकि सीसैट में ज्यादा दिमाग लगाया हमने, तो सीसैट में सर ये रहता है कि कैट में ना फॉर्मुलेस लगाने होता है, सीसैट में फॉर्मुलेस नहीं लगाना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ना वो फॉर्मूला बेस्ड होता नहीं है, आपको वो खुद से डिराइव करना पड़ेगा। डिराइव करना पड़ता है, और वो छोटी छोटी ट्रिक्स रहती है जो आपको देखना पड़ता है उसमें। और अगर आपने कॉन्सेप्ट एक बार देखा होगा ना उसका, तो वो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आप उस मोमेंट पे अगर आप पहली बार वो क्वेश्चन देखोगे तो आप फॉर्मूला लगाने लग जाओगे, तो लगेगा नहीं वहां पर। फिर आपको आप सोचो एक और उसमें टाइम लग जाता है। एक्चुअली में कैट में इशू टाइम होता है ऑब्वियसली, बट सीसेट में अपन सोचते नहीं है, 2 घंटे बहुत कम होता है, फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन भी करता है, मुझे भी करता है। कितना होता था? कैट में डिवाइडेड होता है कि आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग टाइम होगा, इसके लिए अलग टाइम होगा, उसका वो क्वेश्चन ही हट जाता है। तो जैसे टॉपिक वाइज कंपैरिजन करें सर, तो पीएनसी है, अब पीएनसी के कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले पढ़े थे जेई में, वो कैट में लग रहे थे, पर लेकिन इधर नहीं लगते। इधर वो पीएनसी का क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला में डिमांड कर रहा है, इधर वो कॉम्बिनेशंस बैठ के मैच मैच भी करना पड़ेगा आपको। तुम सर्कल बनाओ, फिर कुर्सियां लगाओ और फिर देखो कैसे अरेंजमेंट हो रहा है। हाँ, और उसका तुम्हारा दिमाग अगर क्लैरिटी से सोच पा रहा है तो तुम एक एग्जॉस्टिव सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज बना पाओगे। तो कैट में परसेंटाइल कितनी आई हम लोग की? मेरी आई थी सर वो 98 समथिंग आई। मेरी कुछ 99 पॉइंट सकते रहती है। तो मतलब वो कैलकाटा मतलब वेरी गुड पीसफुल। तो मतलब एक बार जो अहमदाबाद और वो अहमदाबाद तो हम दोनों बैंगलोर और कलकत्ता आए थे। बैंगलोर तो बहुत ही शानदार है। तो बट सर ये था कि तो इंटरव्यू देगी, तो उसका तो नहीं था, यूपीएससी इंटरव्यू है तो इसका कैट का तो उतना फोकस नहीं था। मेरा था फोकस फिर भी कि भाई मैं दे दूंगा, बट फिर मैंने और दोस्तों से ही बात करी थी उस समय कि यार कैट देना अगर आईटीबी का टैग होता है, तो ये था सबसे मैंने दोस्तों से बात करी जो मेरे पीयर से जो आईआईएम लखनऊ में भी अलग अलग जगह पे, उन्होंने बोला यार अगर तेरे पास आईआईटीबी का टैग है तो उतना मैटर नहीं करते, तो जॉब भी कर सकता है डायरेक्टली। मतलब वो डिबेट अलग स्टार्ट, डिबेट एक अलग चीज थी। वो मतलब मैं 2 साल पैसे लगाऊंगा, एनर्जी लगाऊंगा, बट क्या उतने इन्वेस्टमेंट सही है क्या? हाँ, तो इमीडिएट जॉब ज्वाइन करके 2 साल में प्रोग्रेशन से उतना कर सकते, तो नॉट मच डिफरेंस की तो आई एग्री। करेक्ट करा। तो इसलिए फिर वो ना कहीं मैंने ड्रॉप ही कर लिया था एक पॉइंट पे, फिर मैंने जॉब पे ही फोकस करना स्टार्ट एंड शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। हाँ इसका हो गया था जल्दी 29 जैन को, ये बहुत वर डन। हाँ तो अब तो स्विच ऐसा हो गया है, आगे रिजल्ट तो चला नहीं है, दोनों अप्लाई कर रहे हैं कॉर्पोरेट, भाई होना तो क्या ही है मतलब। मतलब ऐसे था कि ठीक है जो होगा देखेंगे, पर कॉर्पोरेट तो कर ही देते। हाँ कॉर्पोरेट तो करिए। और मिल गया था। मेरे दिमाग में था कि मैं वही बोला ऑनेस्टली, मुझे लग रहा था कि भाई कम चांसेस है इसके होने के, क्योंकि यही होता है ना कि अगर आपका मेन सामने ठीक ठीक दिया रॉ इमोशन बदला ही दिया था सर। यार आई थिंक वो सही भी है, मतलब ऐसी है। पर था हाँ ये था मतलब, मुझे यही लग रहा था क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था मुझे उस समय, तो रिजल्ट के पहले तक थी। किसी को नहीं आया, किसी को नहीं आया, और वो इसलिए नहीं आएगा दीदी। इंटरव्यू डन नाउ बैंगलोर, बट यू डिड नॉट गो टू बैंगलोर ना? नहीं
मैंने जिन्हीं में थोड़ा ये वेट कर रहा था कि यार रिजल्ट आएगा तो उसके बाद देख लेंगे, मतलब जो भी हमारी ज्वाइनिंग थी सर 25 अप्रैल से। फाइनली हमने एक हमारी फिनटेक फर्म में हो गया था, दोनों का सेम फर्म में हमने इंटर कर ही देते हैं मैनेज। मुझे सर एक तो ये था, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता थी इंटरव्यू तो फोड़ देगी क्योंकि बोलती अच्छा है वो सब है ना। और मेन सा मुझे इससे आइडिया नहीं था क्योंकि इससे पहले मैं दिया था, उससे पहले मेरे को पता नहीं था इसका कैसा रहेगा। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि लिस्ट में हो सकता है इसका नाम आ भी सकता है, पीछे से मे भी आ जाएगा, कोई भरोसा नहीं है मतलब। तो ये चीज हम लोग ने लास्ट के 10-15 दिन में सोचना स्टार्ट कर दिया कि ये भी पॉसिबिलिटी तो है, एक जॉब तो ठीक है अपने पास, ये भी देख सकते क्या करना है। फिर हम लिटरली हमारा एक फ्रेंड है उसने भी इंटरव्यू दिया था और उसका और सानिया ने दोनों ने इंटरव्यू दिया था। दीपक नहीं एक नरेंद्र पाल, हम लोग बिल्कुल आसपास ही रहते हैं। हाँ तो वो उसने इंटरव्यू दिया था, इसने इंटरव्यू दिया था, तो वो बोल रहा था कि यार मे बी हो सकता है इसका भी, मतलब पॉसिबिलिटी तो है। हम लोग में डिस्कशन कर रहे थे ऑफ कोर्स। तो लिटरली एक दिन पहले हमने सोचा कि भाई अब देखते हैं क्या करना है, रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा उस समय। टिकट हमने सोचा था अगर टिकट हमने मेरे सर से बात कर ली थी, वो जो दिन जहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने वाला था कि हम लोग सर 10-15 दिन में पोस्टपोन करेंगे, फिर आपको रिजल्ट के बाद सोचेंगे रिजल्ट। देखिए मार्कशीट भी आने वाला था। इतने दिन टाइम से तो नहीं दिमाग में चल रहा था भाई, एक आप अभी सोचना स्टार्ट कर गए कि भाई अगर इसका हो गया, सब चीजें रहती है ना सर, एक बार रिजल्ट में आता है मार्क्स दिमाग में हर तरह की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रखते रहते हैं, ये हुआ तो क्या करें, क्या हुआ और क्या करेंगे। मार्कशीट भी आ रहा है और मेरे पेरेंट्स तो बहुत टाइम से ये बोल रहे थे कि भाई तू क्यों नहीं कर रहा है वैसा। पापा तो ऐसे हो गए थे कि भाई करना ही चाहिए तुझे, एक बार तो छोड़ रहा है तू वैसा। तो मैं बोल रहा था नहीं यार मैं डिसाइड कर लिया हूँ। मेरे घर वाले तो ऐसे हो गए थे कि करना ही चाहिए। और जिस दिन रिजल्ट आने वाला था उस दिन वो इनसाइडर वाले ग्रुप्स तो एक्टिव हुई। हाँ वो बहुत ज्यादा एक्टिव, बहुत सारे। और वो नंदू नरेंद्र हमारा दोस्त है, वो और ये शशांक दोनों टेलीग्राम एडिक्ट्स। सानू ये चल रहा है, ये आ रहा है ग्रुप पे, ये हो रहा है। मैंने कहा यार मत बताओ मुझे, जो भी है। एक चीज मैं बोल रहा हूँ लेकिन हम कट कर देने बाद में, वो ये कि हम लोग ये भी देख रहे थे कि भाई लड़कियों का बहुत ज्यादा चांद पड़ जाता है, और अगर आप ये ट्रेंड देखोगे हमने से रेशो कैलकुलेट किया। मैं तो एक बात बताओ कि काटना क्यों, ये तो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में लिखता है भी। मेरा इस साल का यूपीएससी क्वेश्चन था, ये इंटरव्यू क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेंडर बायस इन यूपीएससी। तो फिर मैंने कहा ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन है। मेरे को एक बार को इंटरप्रेट नहीं हुआ कि क्या यूपीएससी, क्या मतलब यूपीएससी मेंबर्स में पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो। मैंने बोला ठीक है सर अपन इस क्वेश्चन को डिवाइड कर दे। मैंने टाइम लेने की कोशिश की कि यार ये हटा दे क्वेश्चन। मैंने कहा प्री में तो सर ऑब्जेक्टिव होता है, तो नहीं होगा। मैंने फिर एग्जाम ही पकड़ा। तो मैंने कहा सर मेंस में और इंटरव्यू में आई थिंक कि थोड़ा फेवर किया जाता है विमेन कैंडिडेट्स को। तो वो बोलते हैं पॉजिटिव जेंडर बायस है आपके हिसाब से। मैंने बोला यस सर मेरे हिसाब से है। फिर उसके बाद मेरे को बस था कि अब इसके आगे ना पूछे क्योंकि मैं क्या बोलूंगी मुझे पता नहीं है। फिर बोलते हैं वो कि अब सानिया मैम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आएगी पोस्टिंग और ट्रांसफर में। मैंने बोला सॉरी सर इस पे तो मेरे को आइडिया मैं तो एस्पिरेंट हूँ भाई, क्या पता था क्या मतलब। तो जो आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स निकाली तो उसमें क्लियर हो रहा था कि मतलब रेशो तो बढ़ रहा है सर। रेशो इतना कैसे, इसमें रेशो कम रहता है, मेन से पड़ता है। मैं नंदू और शशांक बैठे हैं और हमारा पूरा कैलकुलेशन रिजल्ट के एक दिन पहले चल रहा है। तो हमने इस समय सोच लिया, मैंने नंदू ने कि भाई इसे हो जाएगा मोस्टली, नीचे से तो हो ही सकता है मोस्टली। तो नहीं रीजन तो पहले से दिया था, बाद में वो मोटिव पहले से दिया था, बाद में रीजन मिल गया कि अब तो अंकल ने बोल दिया। अंकल ने बोल दिया अब बात ऑडिट है। अंकल भी खुश, हम भी खुश, सब चीजें सही चल रही है। बट ये अपन स्टोरी में थे कहाँ। हाँ नहीं ये थे कि वो इंटरव्यू वाले दिन टेलीग्राम चल रहा है, टेलीग्राम सबका करेक्ट कर। हाँ। तो हम लोग ने वहां से सोचा कि हो सकता है। फिर भाई रिजल्ट आया, शॉक सबसे पहले मैंने ही देखा रिजल्ट से। इसमें आगा तो अच्छा हम क्यों कर लूं वो ये सोनिया रैंक का ये बहुत अच्छी रैंक का ये। मैंने कहा क्या बात कर रहा है। आधे देर तक तो मैं शॉक्ड भाई हुआ क्या है ये रियलिटी है सही हुआ कि इतनी अच्छी रैंक आ सकती है। होता है नहीं 170 में बहुत ही अच्छी रैंक है, बहुत अच्छी। मतलब आप सोच ही नहीं सकते रहे इसके बारे में। एंड स्पेशली द काइंड ऑफ प्रीवियस 1-2 years दैट यू चाहिए कुछ अच्छा तो हो ऐसे नहीं हो रहा था। और उस केस में उसका ब्रिलियंस नहीं निकले थे 2 दिन का बहुत। यार पहला मैच पहला इंटरव्यू, मतलब पहला मैच है ना एक तरह का इंटरव्यू, और उसमें निकल गया 171 रैंक। भाई यार आने कैसा लग रहा था और क्या ही पता सर, वो धीरे धीरे समझ आया था कैसा लग रहा है। हाँ पर तब तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा कि हो गया है, पर कंप्लीट रिलीफ तो नहीं आ पाया था मुझे, क्योंकि ये तो था हम लोग का कि शुरू से आए थे तो दोनों होंगे। और वो एक होता है ना सर कि एकदम शुरू से जो टारगेट तुम लेके चल रहे हो, लोग लेके चलते हैं मुझे आईएएस बनना है, कोई लोग कुछ मैं लेके चल रही थी कि हम लोग लेके चल रहे थे कि हम दोनों को होना है यार, एक बार साथ में होना है। हमने किया। अब तब फर्स्ट अटेम्प्ट का कॉन्फिडेंस था, तो ये तो एंड तक था ही कि अधूरा सा
ना पूरा मतलब वो भगवान वो मुझे लगता है लाइफ में पूरी खुशी सब लोग तो बोल रहे थे इतनी अच्छी रैंक आई है, बहुत खुश होंगे, लेकिन रियलिटी तो अंदर से पता चला। हाँ सर, वो प्लान्स तो हमें समझ आ गया है, वर्क कहाँ कब करते हैं। वो बैंगलोर वाले सर को बैंगलोर का प्लान तो मैंने कॉल किया, सर मेरी मार्कशीट आ गई। थोड़े से चुप तो हो जाए, जब मेरा मार्कशीट ढूंढा था मैं वापस से थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। और इवन सर को पता था ना, हम दोनों ने साथ अप्लाई किया था उस फॉर्म में, तो वो बोलते अच्छा सान्या को हो गया है, तो बहुत सर मेरे तो रहे अब मुझे नहीं चाहिए तेरी इंटरेस्ट, मुझे मोटिवेशन मिली है। मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग मिला था। और 16 को रिजल्ट आया सर, 15 को हम हमारी फेयरवेल पार्टी कर रहे थे दोस्तों के साथ कि अब दिन में छोड़ के जा रहे हैं। मैं बैंगलोर में देख रहे थे कि यार अब दोस्त वहाँ रहते हैं। मुझे याद है तुम वो फ्लैट देख रहे थे कि वो कहाँ रहना है, क्या कर रही थी। जब पता था मैं कि मारा था, लेकिन इस जगह में रहना चाहिए, हाँ नहीं। फिर 15 चल रहा है ये, मतलब 14-15 के अराउंड, 16 को आ रहा है रिजल्ट, तब तो उसको सिंक इन कर रहे हैं। 17 को मैं घर गई, और तब शशांक का पूरे फ्रेंड सर्कल में सर हमारा ये भी बहुत अच्छा है कि सिर्फ हम दोनों नहीं होती, हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल होता है। और इसी एक के साथ भी सब कुछ होता है ना, हमारी सब व्यक्ति। यहाँ देखा आप लोग घर में पूरे झूम में मुझे इम्पोर्टेंट है सर होता। मेरी बात तो ऐसा हुआ है कि मैं स्माइल कर रहा हूँ सही में। अरे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि आई एम स्माइलिंग कि सुशांत सानिया सामने से निकल रहा है, सुशांत सानिया ताली मार रहा है और ये चले जाते हैं। और हाँ सर, फिर पूरी सभा बैठती है और उस एक इंसान पे, उसके पूरे माइंडसेट पे हम डिस्कशन करते हैं कि तुझे ये करना चाहिए, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन से। एकदम क्लोजली बॉन्डेड ग्रुप है, क्लोजली बॉन्डेड है सर। तो हमारा उस दिन तो सर पता नहीं, मेरे को तो बहुत इमोशनल लग रहा था, क्योंकि ठीक है शशांक और मेरा डिसीजन चेंज होने वाला था, आगे मुझे दिख रहा था। और नंदू था मेरा, नंदू बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, उसका इंटरव्यू नहीं निकला सर उसके। और नंदू के घर पे उस दिन रात को हमने पार्टी खाई। पता नहीं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस चीज का कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले। वो लोग मेरे लिए केक लाए, सब उन्होंने प्लानिंग करी, और सब फेलियर है पूरी नहीं फेलियर मतलब किसी का निकले नहीं यार ये वाले नहीं लग जिसका फाइल पीडीएफ। और सर, और वो नंदू इतना क्लोज था, हमने पूरी पार्टी की है और मुझे याद है पूरी पार्टी हो गई, सब लोग खुश हो गए, चले गए। फिर रात को 2 बजे हम नंदू की बैल्कनी में बैठे और वहां फिर सेंटी हो रहे हैं कि यार नहीं हुआ नंदू का। तो मतलब कैसे ही, मतलब सर एब्सोल्यूट खुशी तो नहीं मिल। तो फिर वो पार्टी सेलिब्रेशन चल रहा है और फिर एकदम रियल मोटिवेशन आ चुका है कि ये तुम्हारा तो पर्पस भी था कि हो गया फुलफिल है। हम खुश है कि भाई आईपीएससी है। और अब मैं एकदम इस समय मेरा एकदम जोश पीक करेगा कि भाई अब तो फोड़ना है भाई। 17 तक तो सर एकदम अब नोट्स वैलिडेट हो चुके। हाँ, नोट्स वैलिडेट अब से इंपॉर्टेंट था कि नोट्स वैलिडेट हो गए भाई, यूपीएससी ने मोहर लगा। हाँ, और मेरे अंदर ही प्रॉब्लम थी क्योंकि मैंने 100 मार्क जीएस में छोड़ा है, 50-70-80 मार्क एंथ्रो में छोड़ा है। ये रीजन था ना सर, आराम से मैं 100 मार्क्स तो आराम से इंप्रूव कर सकता हूँ। और जो इस बार हुआ, मैंने लिटरली, मेरा लास्ट टाइम 657 ही था, पर 747 आया है, तो अराउंड 80 मार्क्स का प्रूफ। तो बस प्रीलिम्स निकला, प्रीलिम्स निकालने के लिए सर बहुत मेहनत करी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत। अब रिस्क नहीं ले सकते थे। ये इस बार थे कि यू न्यू कि दिस इज द लास्ट ड्रिल टुगेदर। और सान्या को ज्यादा था क्योंकि सान्या अगर नहीं निकालेगी तो फिर उसको लवास लगाना पड़ेगा। पर वही फिर शशांक अकेले करना पड़ता। तो बट हम दोनों की रिप्रेजेंट साथ बहुत ज्यादा अच्छी है। वो सिनेर्जिस्टिक रिलेशन अब वो इतने साल से वैसे हुई, वैसे ही हो रहा था। तो हमें ऐसा था चोरों को प्रयोग सीखा, जू जैन के लिए होगा एपिक रेवोल्यूशन। तो हम लोग का ऐसे था कि भाई करना ही करना है। और अब यहाँ पे कभी ऐसे थोड़ा बिलीव नहीं करते थे ये सब चीजों में, लेकिन मेरे भैया है वो बोल रहे थे कभी तो कि यार 2024 तो मतलब आई थिंक तू पुश करा था तूने ऐसे बड़ा भी, लेकिन एक लास्ट पुश चाहिए कारण तू क्रॉस कर जाएगा लाइन। तो वो बोल रहे थे एक बार, तो मैं सुना, मैंने दिमाग निकाल दिया दिमाग से, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है बैक ऑफ द माइंड। फिर उन्होंने मेरे मामा जी मुझे बताया था, उनको भी बहुत इंटरेस्ट रहता, वो बोल रहे कि यार 2024 तक तो तेरा हो जाएगा, मैंने ज्योतिषी से बात करी, ये हो सब 17 को कनेक्ट हुए सर डॉट। तो ऐसा लग रहा था कि भाई दिस इज द ईयर 2024, मेरा अटेम्प्ट है, मतलब 2024 यूपीएससी 2024 मेरा ही होना तो है ये। और ये दिमाग में बहुत ज्यादा हो गया था कि मैं भी तेरे इसका पता मेजर रीजन वर्ल्ड कप था सर। आप सोच नहीं सकते शशांक और क्रिकेट का क्या रिलेशन है। वो वर्ल्ड कप हुआ है, मैं नहीं देखती इसको रोते हुए, वर्ल्ड कप हुआ है, पता नहीं इसलिए अपने दिमाग में किया होगा एसोसिएट और इंडिया जीता है और हम बहुत खुश हैं। ये रो रहा है, मैं कह रही हूँ क्या हो क्या, कहता यार दूंगा यार, ये अटेम्प्ट तो बहुत अच्छे से दूंगा। उस दिन तो बहुत सैड फील हो रहा था मेरे को, 2 रीजन के कारण हो रहा था। एक तो 2023 में इंडिया फाइनल गया था, तो मेरे को बहुत ही बुरा लगा था। आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं इसमें, तो कि भाई बहुत बुरा लगा था उस दिन। तो फिर 2024 वर्ल्ड कप में भाई जीती, और वो मैच जहाँ से जीती है इंडिया 30 बॉल पे 30 रन चाहिए था साउथ अफ्रीका को।
और वहां से इन्हें मैच आती है, तो मेरे को तो लिटरली Why story going on? हिस्ट्री थी भाई, यहाँ से अगर जीत सकती है इंडिया तो मैं क्यों नहीं? मैं तो मचा सकता सिर्फ हूँ। दिमाग पॉजिटिव सोचता है तो डॉट्स अच्छे भी कनेक्ट करता है। तो वो तो था सर, मुझे लगता है, डू यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन? अभी हो रहा है सर, मतलब मैं कर रहा था, इस साल मैं कर रहा हूँ सर, 2024 में मैं बोलूँ ना सर, मैंने सोच लिया था इस बात कि मेरे को करना ही करना है। 23 में मैंने सोच लिया था मेरा नहीं होगा, तो नहीं हुआ। करे ही सही। 2024 में मैंने सही में सोच लिया था कि मैं आपको एक और बहुत खतरनाक चीज बताऊंगा, मेरा एग्जाम 2024 यूपीएससी 2024 इंटरव्यू डेट इज 24 फरवरी 240 एंड क्या बोलते, जो मेरा रिजल्ट डेट है फाइनल, वो इस बार 22 अप्रैल को है, तो 2204, तो 2402 2204 ये सब सेम नंबर्स का अगर आप करोगे, कुछ तो दिमाग। और टोटल इज 8, मेरा बर्थडे थे 8 मई, तो मैं कहीं इधर देखता हूँ। इस पॉडकास्ट पे हम इस तरह की कोई भी सूडो साइन प्रमोट नहीं करते हैं। आई डोंट बिलीव। और मैं भी अब तजागो बोलती हूँ तो तू नहीं करता, बट मैं नहीं अरे देखो, कोरिलेशन तो ड्रॉ हो जाते हैं। हो जाने सर, वो लिस्ट में तो नाम आ ही रहा है, देखते क्या है का। तो इस बार फिर क्या प्रीलिम्स में कुछ सब वही चीज Same sir, same। नहीं, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ग्रीम्स और मेंस में इस बार, मतलब इस बार तो हमने एंथ्रो में इस बार चेंज किया स्ट्रैटेजी में, क्योंकि मेरे को दिख रहा था मेरे एंथ्रो में बहुत कम आया पिछले बार वापस। मैंने लास्ट टाइम 190 आए थे, इस बार 195 आए, 5% का इंप्रूवमेंट, कुछ है ही नहीं। तो हमने इस बार पूरी एंथ्रो में स्ट्रैटेजी चेंज करी। एंड जीएस फिक्स था मेरा, जीएस में मुझे पता था कि मेरे 100 मार्क्स के क्वेश्चन ही छूट गया, साले के 403 बन रहे थे टोटल, मेरे 357 बने थे। तो मुझे पता था कि मैं 100 में टोटल भी कंप्लीट कर लूँ तो मेरा 400 तो बन जाएगा आराम से, जो मेरे इस बार हो गया 401 आ गया जीएस में। पर एंथ्रो में मुझे चाहिए था सही में नोट्स, और मेरे को लगा था आई थिंक मेरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, मेरे को लिखने का फेयर नहीं बन पा रहा है, तो वो बनेगा धीरे धीरे करके। अब तो उसके लिए मैंने इस बार हम लोग दोनों ने करणदीप सर का वो लिया टेस्ट सीरीज, उसका भी सर हमारा बहुत अच्छा अप्रोच था। नीचे अपने अप्रोच हमें बाद में हमने सोचा, वो 2-3 चीजें इस बार हमने बहुत अलग सी की जो है थी मल्ले वर्क करी। पर अप्रोच ऐसे था सर कि हम क्या करते थे, हमें एंथ्रो में लगता है टाइम, बहुत याद करते हैं हम, याद करके लिखते हैं। इतना टाइम हम एक ही टॉपिक पे दे रहे हैं, पहले याद कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, फिर आंसर्स देख रहे हैं कि सही लिखे कि नहीं लिखे, इतना हम नहीं कर पाते। इस बार हमें पता था, तो हमने टेस्ट सीरीज ली और हमने पहले तुम सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करने की, हमारा एनलाइटनमेंट थोड़े 20-30 दिन बाद हुआ, 20-25 दिन बाद हो गया। हाँ, मतलब ऐसा हुआ था कि सर पहला पेपर में लिखने वाले थे, फिर करणदीप सर ने एक बार बोला था कि एक काम करो, अगर तुम्हें नहीं लिखते बन रहे ना, तुम मेरा पूरा वीडियो सुनो, पूरा आंसर्स का वीडियो सुनो, ठीक है, तुम उसको याद करो और उसको ही और सर समझो अच्छे से, क्योंकि वो समझाते हैं। और वो आंसर नहीं बताते सर, उनका ऐसे है कि वो उस क्वेश्चन को ही समझा देते, तो उससे एक बार समझ लो ना, समझ में आ रही। तो हम पहले वीडियो देखते थे, जो हम टेस्ट देने वाले हैं उसके 8 क्वेश्चन होते हैं ना, अटेम्प्ट तो 5 ही करने होते हैं, पूरा वीडियो पहले देख लेते थे, अच्छे से नोट्स पूरा 8 क्वेश्चंस के अच्छे से वीडियो देखते थे, तो उससे क्या होता है सर, वो पीवाईक्यू होते हैं और नए कॉन्सेप्ट थोड़े से आ गए। और 2023 का हमारा अच्छा वो तो बन गया था बेस, ऐसा नहीं था कि वो तो आंसर राइटिंग में थोड़ा हमारा वो था, बट कॉन्सेप्ट समझ में आता था। बट कुछ कुछ जगह जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं समझ में आता, तो सर बहुत अच्छे से समझा देते थे। और 8 क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 होते हैं, फिर 2, 3 पर 3-3 का हर क्वेश्चन में 3-3 सेट होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप वोट कर लिए तो हमें बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिया जाता था सर। और एंथ्रो में, या फिर मेरे को नहीं पता दूसरा ऑप्शन पे, देखिए एंथ्रो में ऐसा था कि ये शुभम हुआ सर ने बताया था, जो कि एंथ्रोपोलॉजी के थे, उन्होंने बोला था कि वो ऑल्टरनेट ईयर्स ना थीम्स रिपीट होती है, तो 2024 में 2022 की थीम रिपीट होगी, जो 2023 में आया वो 2024 में नहीं आएगा। तो हमारा ये क्लियर था कि हमें चीजें कुछ कुछ छोड़ना है। हाँ, ये मिथ को मैं बस्ट करूंगी, बट मेजरली ये और मेजरली फॉलो है, पर ये कहीं ना कहीं आपको लास्ट में पूरा तो आप पढ़ते ही हो, लेकिन लास्ट में जब आपको एज लगाना है आप वही पे जोश फोकस करो सर, वाइस पे करोगे आप, लेकिन ऐसा नहीं तेज छोड़ छोड़ना नहीं है सर, छोड़ना इंपॉर्टेंट से लास्ट राउंड में हर चीज याद नहीं रहेगा। आप ये चीजें देख कर जाओगे सर, आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज तो करना ही पड़ेगा, इतनी सारी चीजें आप कवर ही नहीं कर सकते। तो 2025 में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके 23, 51, 90 ये सब पे ज्यादा फोकस करे, सब कवर करना। एलिमिनेट तो मत ही करो, पर ना क्यों कुछ एलिमिनेट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। पर हमने सर फिर वो किया ना, वीडियो देख लेते थे, फिर आंसर लिखते थे। ऐसे हमारा को भी होता है कि कभी 3 घंटे का नहीं लिख पा रहे, पर इंश्योर करते थे कि सेट्स लिख दे, कि 3 सेट लिख दे एक साथ, कुछ तो करके हम पूरा लिख देते थे। तो अब ये था कि इस बार पूरा एग्जाम, मतलब ये था कि मेरे को पेपर कंप्लीट करना है, तो कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी हम लोग सोच रहे थे। तो ये था कि अगर आप 3 घंटे का पेपर है जीएस का, अगर मैं मान लूँ तो हाफ 1.5 और 1.5 ली, ठीक है, 10 क्वेश्चन, 5 नंबर 15 नंबर के, 5-10 नंबर के,
तो 10 सेट ऑफ क्वेश्चन को हम 1.5 घंटे में कंप्लीट करने का ट्राई करते थे, और वो स्टार्टिंग का 1.5 घंटे ही मैटर करता है। एक बार हमने फ्लो में आ गए तो लास्ट में तो आप कवर कर ही लोगे। पहले में जो प्रॉब्लम हुई थी कि वो 35 मिनट की जगह 20 रह गया था, हाँ यस, तो वो अगर टाइम पे हो गया तो क्या पता उस पर पहला वाला अगर हो जाता है ना, तो दूसरा वाला तो इतने फ्लो में रहता है तो आप कर ही लोगे। तो हमने लिटरली इस पे फोकस किया कि 1.5 घंटे पहले 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये हमने बार बार के तो वो बैठने लग गया। तो हमें पता चला कि 1.5 घंटे में कैसे पेपर कंप्लीट करने हैं, और ये स्ट्रेटेजी हम एग्जाम में जाकर लगा कर रहे हैं। तो इस बार भी मतलब एंथ्रो की कोई फुल लेंथ टेस्ट बहुत फुल लेंथ हमने 2.5 घंटे के देते, 3 घंटे सेम ही होता है सर। जी पर देते थे सर, ऐसे भी लेकिन है ना। और GS 1 2 3 4 का वही स्क्रैम्बल करके नोट्स वापस से ये 2024 में भी सर एक नई इस बार हमने थोड़ा सिस्टमेटाइज किया हमारा पूरा जो हमने आज तक किया था। हम टॉपर्स, हमें पता था हम टॉपर्स कॉपीज रेफर कर रहे हैं शुरू से, और ये वर्क करता है। तो टॉपर्स कॉपीज उठाई, PYQ उठाए GS 1 2 3 4 के। हमने PYQs 2013 से उठाए थे, और टॉपर्स कॉपीज भी कुछ टॉपर्स की उठा ली। और उनके क्वेश्चंस हम कैसे रेफर करें, मतलब हमारे पास एक सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए ना कि इस टॉपिक का पॉलिटी के, ये टॉपिक का गवर्नेंस की, ये टॉपिक का सिक्योरिटी का, ये क्वेश्चन इस बंदे ने लिखा है। तो हमने एक एक्सेल शीट बनाई, हमने उसमें हर टॉपिक वाइज PYQs और टॉपर्स क्वेश्चंस, आंसर से क्वेश्चंस अच्छे से वो कर दिए, लिख दिए क्वेश्चन, ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े कि यार इसमें जो मैपिंग कर दी सारी। मैपिंग कर दी अच्छे से। टेस्ट सीरीज एक बार ही मेहनत है लेकिन अच्छी। पर हमने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी, और हम खुद जैसे आज हमने इतने टॉपिक्स रिवाइज किए, हम उसका एक मिक्स ऑफ क्वेश्चंस उठा लेते थे उस एक्सेल शीट में से। और हमारे पे सब ये था ना, हम रोज का 1.5 घंटे का क्वेश्चन बनाते थे, सुबह सुबह GS लिख देते थे 1.5 घंटे का, फिर 3 घंटे में हमें डर लगता था कि देख तो पूरा पेपर लिखने में जाता है। इसका ये था तो ये टाइम आप पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको लिखना भी है, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी मिलती है। आप आज लिख दिए हैं, आपका आज का डन हो गया, और 1.5 घंटे दिमाग में टेंशन खत्म हो गया ना 1.5 घंटे में, तो पीस भी रहती थी कि हो जाए। और वही, और उससे के फिर हम, हमारे पास हर चीज का सेट ऑफ आंसर्स थे, हम रेफर कर सकते थे। जैसे हमने सर PYQs के जो आंसर्स है ना, वो MK यादव सर की बुक्स आती है, हैंड रिटन टॉपर्स टॉपर्स के आंसर्स की होती है। उनकी सर एक चीज मुझे बहुत सही लगी कि हमें बहुत अच्छा आंसर किसी में नहीं लिखना, वी जस्ट हैव टू बी एवरेज इन एवरीथिंग। तो वो हमने फाइनली उस बुक से या उनके आंसर्स देख के देखा। अरे फिर समझ मारे टॉपर्स भी ऐसे लिखते हैं, हम तो लिख ही सकते हैं। तो वो थे रेफरेंस, फिर टॉपर्स आंसर्स तो ऑब्वियसली रेफरेंस थे। तो पेपर लिखा 1.5 घंटे का, फट से टॉपर्स आंसर्स खुलते थे लैपटॉप पे, एक आंसर वेरीफाई करते थे, एक दूसरे का दिखते थे। तो इतना वो सिस्टमैटिक अप्रोच हो गया था कि आई थिंक GS उससे इम्प्रूव करो। उससे तो इस बार मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया था कि भाई पेपर तो कंप्लीट कर लूंगा। GS अच्छा किया भी, अच्छा GS अच्छा करा फिर मैं। तो मींस डन होने के बाद फिर तो ऑब्वियसली एक हाई होप्स थी इस बार तो थी सर। और फिर दोनों नाम दिखा होगा तो लगा अरे वाह, इंडिया जी, इंडिया तो जीतेगी इस बार। 30 बॉल पे 30 रन से 15 बॉल पे 15 मैंने अपना रोल नंबर देखा तो उससे मेरे को पता है सामने तो हो ही जाएगा, क्योंकि इसका मेन स्ट्रॉन्ग है। एक बार पता चल जाता है कि भाई ये तो चौथा सही बैठ रहा है। मैंने अपना रोल नंबर देखा भाई, कि मैंने बोला कि यार ये तो इस बार बैठ रहा है सही। बहुत खुश हुआ था, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आया था मैम ने दोस्त कहते दंदू गया था, तो भाई रिजल्ट देखा, अपना नाम देखा, क्योंकि मेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यार मेंस नहीं निकल रहा है, तीसरा अटेम्प्ट है मेंस में। जैसे इसका प्रीलिम्स तीसरा अटेम्प्ट, जब प्रीलिम्स निकला हो जितनी खुशी होती है, वो मेरा मेंस में हुआ था इस बार, कि यार मेंस ही निकला तीसरा अटेम्प्ट में मेरा, तो वो निकल गया तो बहुत ज्यादा खुश था मैं। बोले इंटरव्यू तो यार मैनेज कर लिया जाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं। तब मैं NPA में थी सर, मेरा आधे NPA तो इस खुशी में निकला है कि चलो दोनों का इंटरव्यू कॉल आया है इस पर। तो वो NPA में एंट्री, is it memorable or is it like any other place that you visited so far? नहीं सर, बहुत अच्छा था NPA, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा ये था कि मैं लबासना नहीं गई थी, तो ठीक है इतने वेल नोन नहीं थे लोग, पर बन जाते दोस्त तो बन जाते हैं वहाँ, तो मजे हो रहे थे। 7 days रहते हैं जिनको ईमेल लेना पड़ता है या 4 days थे सर। 4 days? हाँ। एंड देन तो सेकेंड डे तो रिजल्ट आ गया था, इंटरव्यू कॉल आ गया था, NPA तो मेमोरेबल हो ही गया था। बहुत ही खुश लगा। मन तो मार्ट का हुआ था कि अभी इस अटेम्प्ट होने या तो वहां से तो बहुत सारे लोगों का होगा, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भी होगा कुछ नहीं होता है सर, नहीं होता है। तो फिर इंटरव्यू की तैयारी तो वही फिर डैफ और करंट अफेयर्स वो रिपीट तो आइडिया सानिया को पता था अच्छे से, तो मेरे को तो बस ये था कि जो भी मेरा वाला साइड है उसको अच्छे से तो मैंने अलग से डैफ प्रिपेयर करना है, डिस्कवर करना है। क्रिकेट की स्टैटिस्टिक्स, मैं भी लाई इसका बहाना मिल जाता है सर, ये क्रिकेट मेरे को पढ़ने दो, मैं अपनी एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। सिंगिंग एक दिन मैं देख रही हूँ पूरे दिन से गाने गा कहता है, मैंने कहा फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है तो उसका 2 गाने तैयार कर लेता हूँ। पुराने जमाने का पूछा तो किशोर कुमार के 2 तैयार कर रहे हैं, कह रहा कोई और पूछा तो आतिफ असलम के तैयार कर रहे हैं। मैंने कहा हे भगवान पूरे दिन से गाई है। या एक गाना हो जाएगा थोड़ा सा लास्ट में ठीक, नाइस। तो फिर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस पिछली बार से कैसे डिफरेंट हो इन योर केस? मेरे केस में सर पिछली बार शुक्ला सर का बोर्ड था,
तो काफी ऐसे सबके फेस ऐसे ज्यादा एक्सप्रेसिव थे नहीं, और 5-5 मिनट सबने बराबर पूछा, बहुत ऐसे सिस्टमैटिक सा इंटरव्यू हुआ, एक के बाद एक क्वेश्चन आए जा रहे, कैंडिड नहीं थे। फॉर्मल इंटरव्यू। हाँ, और ठीक हुआ था मतलब। और इस साल तो बहुत ही कैंडिड इंटरव्यू हुआ। 170 आया था लास्ट ईयर 180 आया था, 180 आया था, इस बार 195 आया। तो इस बार का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। कुछ तो सर मेरा 9 जैन को आ गया था, तो ज्यादा प्रिपेयर करके मैंने पैनिक किया नहीं, और पहले ही कॉन्फिडेंट भी थी। हाँ, तो चले गई थी। हाँ, और मतलब वन देयर क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर करंट सिचुएशन? हाँ सर था ना। इनफैक्ट उन्होंने मुझे पूछा कि पता नहीं किसी चीज में, तो हाँ कि तुम कैसे आई यूपीएससी में, तो नाना का मेंशन कर दिया था मैंने। तो वो तो एकदम ऐसे हो गया, फिर नाना तुम्हें वापस पेपर देने कैसे दे रहे हैं? तो मैंने फिर हाँ किया जस्टिफाई, पर उससे यही होता है सर कि कैंडिड हो गई थी। तो नाना वाला रेफरेंस आने से। और भी हाँ, मेरा तो काफी फॉर्मली चला था एकदम। मेरा तो सर बीच में हिंदी में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। मेरा सर एक पता नहीं कुछ तो पता नहीं काफी कैंडिडेट था। और पूरा ऐसे पता नहीं कैसे, पर हमेशा पापा या नाना की कोई तो टिप, मैं कुछ भी बोलूं भले वो जर्नी में नहीं है, पर कहीं तो वर्क कर जाती है। तो नाना उस समय नाना भी कुछ इंटरव्यू बोर्ड्स में रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब दो। ये उनकी टिप थी बिल्कुल, उस जमाने के हिसाब से जैसे भी थी। और हिंदी में पूछा जाए तो पूछ लो और हिंदी में जवाब दो। तो दासा सर ने पहले मुझे इंग्लिश में पूछा, बीच में एक क्वेश्चन हिंदी में पूछा, तो मैंने बोला सर को कि सर फिर मैं हिंदी में जवाब देती, तो वो बिल्कुल खुश हो गए। अरे वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल दीजिए आप, आपको क्या लगता है मीडियम का फर्क कभी नहीं पड़ता है। तो उन्होंने मुझे पहले तो मुझे कन्विंस किया कि इंग्लिश हिंदी डजंट मेक इट वांट। हाँ, तो फिर मैंने हिंदी में उन्हें जवाब दिया। वहां से जो कैंडिडेट होना स्टार्ट हुई है हमारी टॉक, तो अच्छी थी इस साल, तो अच्छी थी। डोंट वरी। अभी किसी बस बोर्ड वालों में छत्तीसगढ़ी आनी चाहिए। तुम्हारा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस वाइज तो अच्छा था, मतलब फॉर्मल था। जैसे सान्या का भी लास्ट टाइम शुक्ला सर था, मेरा भी शुक्ला सर था। मेरा पहले ही था, सुबह था, फोन उन्हें फर्स्ट था, तो वो चीज़ अच्छा था कि जाकर बस इंटरव्यू देकर आना है। तो इंटरव्यू स्टार्ट भी अच्छा हुआ था। उसमें उन्होंने कहाँ से पूछा, स्पेशलिटी वाला क्या है, बिलायक्यू फेमस है उसके बारे में पूछा। देन ये पूछने लग गया कि विलाई स्टील प्लांट विद नेस्लेशन, देन नेहरू का विजन, ये सब में चली गई। तो उनसे कॉन्वर्सेशन ही हो रहा था मेजरली, उनका मेजरली वही बात बोल रहे थे, और मेरे को भी बीच में एफिलेट करना था। बट एक्सपीरियंस वाइज मुझे अच्छा लग रहा था। और कुछ जगह पे मैंने हुआ था एक आर्टिकल 370 वाला चीज़ से जो आंसर नहीं की भी कर पाया, बट मुझे लगा था कि इससे इतना फर्क पड़ेगा नहीं, बट वो आई थिंक अभी पता नहीं। बट स्टिल वी कैन नॉट पिन पॉइंट इम्पोर्टेंट कि बेसिक किस वजह से कम हुई है कि केस कम। मेरा डाइव पेज था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं थोड़ा खुश भी था कि डाइव पेज गया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस कम आए। तो और जितना मैंने ट्रेंड देखा था, मेरे फ्रेंड ने ही बोला था, वो नरेंद्र पाल, उसका लास्ट टाइम जो बोर्ड था उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उसके कारण उसको बहुत सारे आंसर्स नहीं कर पाया था। तो पर वो बोल रहा था कि अगर तेरा डाइव बेस्ड है तो अच्छा जाएगा, तो अच्छा मिलेगा ही मार्क्स। मुझे वो मार्क्स में रिफ्लेक्ट तो हुआ। हाँ मतलब वो तो है। तो फाइनली फिर फाइनल लिस्ट में फाइनलिस्ट। तो मैं ये ड्रीम 2019 में देखा गया था। यस, हाँ 2019 मेरे लिए 2021 से जब हमने लिटरली जॉब छोड़ा, क्या अब ये ड्रीम देखा ड्रीम देखा कि कंट्रोल एफ। यस और पहले तो टिंग नहीं बजेगा और सेकेंडली कंट्रोल एफ करेंगे, दोनों आ जाएंगे। तो इट टुक 4 years टू रियलाइज दैट ड्रीम विच वाज। यस सर, क्योंकि उस समय सर 2021 में जब हम लोग दे रहे हैं ना, 2020 नहीं, हम 2020 से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो 2019 का रिजल्ट आया था। उसमें हमारे 3 बैचमेट थे, एक सीनियर थे, 2 बैचमेट थे, और दोनों का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो उस समय हम लोग ने पहली बार देखा था, तो हमेशा वो रहता था कि यार इन लोगों का तो हो गया, हमारा तो हो ही जाएगा। ये भी एक रीजन था कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत खुश हो गए थे कि भाई हो ही जाएगा हमारा। तो आई थिंक वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई कि भाई लिस्ट में नाम, पहली बार जब लिस्ट में आया था ना, 2022 का रिजल्ट आया था, तो हमको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि यार रिजल्ट आ गया, फाइनल ऐसे ऐसे लोगों का नाम है, अपने बैचमेट्स का भी है, बहुत खुश। वहाँ से जो स्टार्ट हुआ कि भाई लिस्ट में नाम चाहिए, लिस्ट में नाम चाहिए, लिस्ट में नाम चाहिए, सबका रिजल्ट ऐसे 21 का, 2 का, 3 का, फाइनली अपना नाम तक, तो बहुत अच्छा। तो कैसा लग रहा है अभी? अभी तो सब बहुत अच्छा, बहुत अंदर तो ग्रेटफुल फील हो रहा है एक्चुअली कि इतने टाइम से इतनी मेहनत करके अंधी जो, और मेहनत करना इज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर सीरियस स्टूडेंट्स। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, अनसर्टेनिटी तो है सर एग्जाम, वो किल कर देती है। बहुत
मेहनत करने से तो कहाँ कोई घबराता है आजकल, मतलब आप लोग तो नहीं घबराते ये सर बस नहीं सर नहीं। लेकिन अब अनसर्टिनिटी की तो प्रॉब्लम होता है सर कि इतने सारे फ्रेंड्स हैं हमारे जो इक्वली मेहनत कर रहे हैं, किसी का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, किसी का मेंस नहीं निकल रहा, कुछ लोग का इंटरव्यू में पहुंच कर बार बार वो इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इतने मतलब इफ बर्ड्स है। सब पीएनसी देख भी लिया सर रियल लाइफ में। हमने तो सही में देखी है, और हम लोग हर टाइम में सोचते थे कि यार ये पीएनसी को तो क्या होगा, एक बार होकर देख लीजिए, ये पीएनसी होगा तो क्या होगा? ये भी देखिए। और उसकी लास्ट पीएनसी ये भी हो जाएगी कि यू विल गिव द अटेम्प्ट हाँ अलोन। ना ये भी हो ये तो मुझे लगता है ये भी होगा इस बार, तो शी इज नॉट गोइंग। हाँ, इस बार शशांक एक बार वीडियोस होपफुली देखते हैं प्रीलिम्स तो पास में देखते हैं। तो ऐसे इतने सारे जो कपल्स हैं राजेंद्र नगर में, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु प्रिपेयर टू वेड, Yes. एंड सम ऑफ देम हैव अ को ड्रीम even before they start this journey, just like you people, and there are a lot of people who get into relationships while they are in preparation phase. We have seen all sorts of couples. तो मेरा अपना assessment यही है कि it has good sides to it as well, and bad sides भी होते हैं, मतलब depending upon the personality, behavior match, and मुझे लगता है जो एक common factor होता है जो सबसे ज़्यादा important है, that is the level of sincerity or seriousness you have towards the goal. If it is not the same, मतलब अगर लो है तो दोनों की लो होनी चाहिए, तो आप दोनों मस्ती करो, मस्त चिल हो गए, और अगर सिंसियरिटी, तो ये जो चीज़ है ना वो प्रॉब्लमेटिक होती है। ये दिक्कत है। यस सर। तो जैसे what do you guys feel that over the period of last 4 years you have seen so many ups and downs, how have you helped each other specifically? हमने तो अभी इस long conversation में बहुत बार trace कर ही लिया, for example your help to her in prelims, her help to you in case of means notes and anthropology, but overall psychological कैसा रहता है, मतलब as compared to those people who are battling this out alone? यस सर यस। तू बता दे ना तो उसके बाद ये सब तो है ही सर, ठीक है कि नोट्स में हेल्प हो गई, स्ट्रैटेजी में हेल्प हो गई, ये तो हम और भी जगह से ले सकते हैं। और ये और बाकी फ्रेंड्स भी कर सकते हैं, तो जैसे नंदू है वो भी कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि सब रिलेशनशिप में ही हो सकता है ऐसा। पर सर ये है कि इमोशनल सपोर्ट बहुत इतना पता नहीं था कि मैटर करता है, पर हमारा भी रियल टेस्ट इस जर्नी में हुआ है कि हम बॉन्डिंग पैटिबिलिटी कैसी है सर? क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत सर इतने अप्स एंड डाउन्स आए, देयर वर डेज कि हमें लगता था यार फंस गए हैं हम, यहाँ वी आर ट्रैप्ड, और हम क्या करें, हम साथ फंस गए हैं, हमने एक दूसरे को फंसा दिया है, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन। पर पता नहीं इतने टाइम के एक्सपीरियंस के बाद ये फील हो गया है कि वी आर एबल टू फिगर इट आउट टुगेदर। टाइम लगता है मुझे, और ये भी समझ आ गया है कि ठीक है चीजें लाइफ में अपने पेस पर होती है, रश नहीं कर सकते और फेस करना पड़ता है कई बार, मतलब दिमाग खराब होता है तो उसको फेस करना पड़ता है, साथ में करना पड़ता है। जैसे शशांक को मेरे को गुस्सा भी आता है, शशांक को लो फील होता है, वट एवर इट इज वी फेस, मतलब हम एक दूसरे के इमोशंस को फेस करते हैं, फिर कूल डाउन करते हैं और फिर वापस से बाउंस बैक करते हैं। पर पता नहीं सर, जो लोग मतलब ऑब्वियसली जो लोग अकेले रहते हैं उनको भी इमोशनल सपोर्ट कहीं से तो चाहिए ही है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे वही मैं बोल रहा हूँ, डिफरेंस ये हो जाता है कि आप अगर फ्रेंड्स के साथ भी हो आप उतने ऑनेस्ट हो पाते हो अपने इमोशंस को लेके, वही तरीके से ओपन अप नहीं हो सकता। आपकी वल्नरेबिलिटी सिर्फ आपके पार्टनर को होती है, सारी बहुत जो आप जिसके ऊपर सही में ट्रस्ट कर सकते हो। ट्रस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि आप ट्रस्ट कर पा रहे हो कि भाई मैं वल्नरेबल फील कर पा रहा हूँ और उसमें मैं मतलब एक्सप्रेस कर, और मैं ऐसी चीजें बोलूंगा जो उसको हर्ट भी करेगी, लेकिन फिर भी वो समझ पा रही है। तो समझ आ रही है इसका हुआ, मेरा हुआ, मुझे बुरा लगा, मैं लिटरली रोया कि भाई ये क्या मेरे साथ क्यों नहीं हुआ ये। अगर थोड़ी सी भी वीक रिलेशनशिप हो तो वो सामने वाला ऑफ की हो सकता है कि यार बुरा कैसे। उस समय जितना सपोर्ट मिलता है उस समय वहीं पे तो सब चीजें चेंज हो जाती है। मुझे लगता है कि लास्ट ईयर जब सिलेक्शन के बाद मैं मिला तो मुझे ये कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि सानिया जैसे अदरवाइज कोई सिंगल लड़की अगर सेलेक्ट होगी तो जो उसका इंथुजियाज्म और जोवियलिटी होगी इसकी नहीं थी। तो दैट वाज लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंसर्न फॉर यू कि भाई मैं क्या खुश हो रही हूँ, मैं तो आधा खुश होना, इट्स लाइक इट रिलू गोला भी बहुत अच्छी। तो मुझे ये फील हुआ था लास्ट ईयर, तो मैं समझ गया था दूर से कि मतलब जो पूरा फुल इंथुजियाज्म जो जनरली बाकी लोगों का 1 IPS बनने पे होगा वो इसका नहीं था। करेक्ट। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब आई थिंक ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल इसमें फील करता हूँ कि भाई ऐसा कोई होता नहीं, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इतनी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, आपके साथ पूरे टाइम खड़े हैं अपनी पूरी जर्नी में। तो वो जर्नी एक्चुअल में ड्रीम्स चेंज हो जाते हैं कभी कभार लोगों के, हाँ बीच में। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इसलिए डिसाइड करते कि मैं तो जा रहा हूँ बैंगलोर,
अब भाई तेरा तो इंटरव्यू कॉल आया है। हाँ तेरा कॉल है, अब तू जा यहाँ पे कर, मैं अपना करूंगा वैसा। वो ड्रीम्स कंटिन्यूड रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोनों का सर थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा हम पहले पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करते हैं, फिर अपने एम्बिशन को। तो हमें रहता है कि ठीक है, वील कॉम्प्रोमाइज अ बिट। थोड़ा हो सकता है शशांक का कॉर्पोरेट का मन था, बट देन वी थॉट कि ठीक है हम साथ कर लेंगे इसको, और कैसे हमारी साथ में रियलिटी बेटर की सकती है। मतलब मैं तो हल्का सा फिगर आउट एक्चुअली में कि फ्यूचर कैसे होगा, तो उसके हिसाब से क्या ज्यादा सही है। मतलब मैं तो यही सोचा था कि अगर कॉर्पोरेट में भी जा रहे तो हम बहुत खुश थे कि ठीक है चलो हम जा रहे हैं। वो बाकी सब फिगर आउट लाइफ तो फिगर कर लेगी तो। हाँ तो अभी यहाँ पर ऐसा था कि यार अगर ये गवर्नमेंट में जा रही है, मैं कॉर्पोरेट में मैनेज नहीं हो पाया। मतलब कर भी लेंगे, बहुत दूर दूर रहेंगे, अभी भी हो सकता है हम दूर दूर ही रहेंगे, लेकिन एक रहेगा कि ठीक है भाई हमको पता है कि एक ही सर्विस मतलब सर फिगरिंग आउट तो चली रही। फिगरिंग आउट है सर, चलती रहेगी फिगर। आई थिंक बहुत अच्छा नोट है ये। फिगरिंग हाँ, क्योंकि सबका चलता रहे। चलते ही। तो यू नेवर गोइंग टू बी एट पीस और स्टिल सभी को प्लेटो नहीं अचीव होगा मुझे लगता है लाइफ में। वो होता भी नहीं है थे, वो कंटिन्यूसली स्ट्रगलिंग चलते रहता है। सेलेक्ट हो गए, अब ये स्ट्रगल रहेगा कि साथ में कैसे। साथ में कैसे करना है, कैसे होगा आगे, वो भी तो बहुत सारी चीजें रहती है, सिम्बर्स चाहिए। तो मतलब एक पॉडकास्ट 5 साल बाद फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कि 5 साल ये देखो, ये 5 साल पहले का है, अब आगे की कहानी सुना कैसा रहा 5 साल एज एन ऑफिस कंटिन्यू टू बी गुड। वेरी नाइस।